तो सबसे पहले ये बता रहा होता है ये एक नॉर्मल सी लाइफ है, पैदा होना एक नॉर्मल सी फैमिली में और जीना नॉर्मल से दिनों को। एक नॉर्मल और बोरिंग से दिन। मुझे ये लगा कि सब कुछ ऐसे ही खत्म हो जाएगा बिना कुछ मेरी जिंदगी में स्पेशल हुए, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं थी। उस दिन सब कुछ चेंज हो गया और तभी ये सामने की तरफ हैरानी से देख रहा होता है अपने मॉनिटर पर। जैसे मैंने एनकाउंटर करा हीरो की डेस्टिनी को, फिर उसके बाद में बन गया पूरे वर्ल्ड का रूलर। और तभी सबके बाद हम देखते हैं इस बिल्डिंग का सीन, और ये यहाँ इस बिल्डिंग के अंदर अपने अपार्टमेंट में होता है और इसी के साथ मैंने बोलता है आखिरकार अब मैं अकेला हूँ। मैं स्कूल को पसंद और नापसंद बिल्कुल नहीं करता हूँ। और तभी अपने पीसी को चालू करता है, बस मैं कैसे भी करके अपने गेम को अकेले खेल पाऊँ, बस इतना काफी है मेरे लिए। ये रहा मैं द प्रोटेगनिस्ट। ऐसे जब तुम एक अकेले प्लेयर के साथ गेम खेलते हो तो तुम्हें जितनी बार भी रिलोड करना है तुम उतनी बार कर सकते हो, और अगर तुम चीट्स को यूज करते हो तो तुम सरपास कर सकते हो सिस्टम की लिमिट को और बन सकते हो एब्सोल्यूट पावर हाउस। ये जो वर्ल्ड है ये सिर्फ एग्जिस्ट करता है एक प्लेयर के लिए, या ऐसा मैंने सोचा था। चलो इसे फिर से करते हैं आज, और इसी के साथ स्टार्ट कर देते अपनी लाइव स्ट्रीम को। और इसी के साथ लगातार कमेंट आ रहे होते हैं इसकी स्ट्रीम में, और फिर उन कमेंट्स को पढ़ के बोलता है ये लोग भी ना, क्या तुम लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते कि तुम लोगों को मुझे शाबाशी देना है या रोस्ट करना है। और तभी इसी के साथ एजी जे ने इसको $10 भेजे हुए होते हैं, और फिर देखता है ओह, और इसी के साथ वजह खुशी आता है ये काफी है, चलो टाइम आ गया तुम्हें एक थैंक यू मैसेज भेजने का। और इसी के साथ डीएस को भेज देता है $1000, और ये सब देख के भी हैरानी आता है हाँ आखिर ये सब क्या है। और इसी के साथ चैट में लोग बोल रहे होते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या उसने $1000 भेजे हैं और बिना कुछ कहे। कम से कम उसे ये तो कहना चाहिए था कि गेम को तुम्हें कम से कम उल्टा होकर खेलना चाहिए, और या तो तुम कम से कम अपना चेहरा दिखाओ, ऐसे ही कुछ। और फिर दूसरा बोलता है वो लोग जरूर रोना स्टार्ट कर देंगे इसके रिफंड के लिए। और तभी डी का मैसेज आता है मैंने तुम्हें एक ईमेल भेजा है प्लीज चेक करो। और फिर बोलता है उसको देखकर ईमेल, और फिर चेक करता है और उस ईमेल में लिखा हुआ होता है ये है गेम मास्टर की तरफ से, मैं एक व्यूअर हूँ जो हमेशा एंजॉय करता है तुम्हारे चैनल को देखना, और इसी के साथ मैं एक गेम डेवलपर हूँ। और फिर उसको देखकर बोलता है गेम डेवलपर, और फिर मैसेज में बता रहा होता है मैंने बहुत ज्यादा लंबा समय लगाया है इस गेम को बनाने में, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है और इसको कोई भी क्लियर नहीं कर पाया है। इससे क्लोज बेटा टेस्ट के दौरान भी मैं अप्रिशिएट करूंगा अगर तुम इस गेम को खेलोगे और हमें इसको लेकर फीडबैक दोगे, जिससे कि हम लोग एडजस्ट कर पाए इसकी डिफिकल्टी को। लेकिन प्लीज इसका ध्यान रखना कि तुम इसकी स्क्रीन को अपनी लाइव स्ट्रीम में मत दिखाना। और फिर उस लाइन को पढ़ता है इसको कोई भी क्लियर नहीं कर पाया क्लोज बेटा टेस्ट के दौरान भी। और तभी ये बोलता है आखिर तब क्या होगा अगर मैं इसे क्लियर कर देता हूँ तो। और तभी उसमें मैसेज आता है कोई भी नहीं कर पाया बेटा टेस्ट के दौरान। और तभी इसी के साथ ही मुस्कुराते हुए मैंने बोलता है ये सब करने के बाद तो मेरे जैसा ऑर्डिनरी इंसान भी एक स्पेशल बन जाएगा। चलो तो ठीक है इसे करते हैं, मैं ये कर रहा हूँ। यस पे क्लिक कर देता है इसके बाद, और फिर गेम इंस्टॉल हो रहा होता है हीरो डेस्टिनी। गेम स्टार्ट हो रहा है और हमें बताते हैं इसके बारे में। साल 294 इंपीरियल कैलेंडर के हिसाब से जो पूरा का पूरा रॉक किंगडम था वो पूरी तरीके से आग में जलने लगा, और ये सब कुछ हुआ था जयपुर यूनाइटेड किंगडम की वजह से। और ये शुरुआत करता है कियोस की एरा की। तुम पैदा हुए हो एक छोटी सी इनसिग्निफिकेंट सोल के साथ, सर्वाइव करो इस क्योटिक वर्ल्ड को और बन जाओ हीरो जो मारेगा एक रिजरेक्शन इविल गॉड को, और इसी के साथ बढ़ेगा गॉड्स के थ्रोन की तरफ। और एक बार ये सब हो जाए यहाँ पर एक विश होगी जो तुम्हें दी जाएगी। और ये सब होने के बाद इसका करेक्टर आ जाता है गेम के अंदर, और ये सब पढ़ने के बाद बोलता है तो इसका मतलब जो टाइटल है वो है हीरो डेस्टिनी। इसके जो ग्राफिक है जितना मैंने सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा खराब है। वैसे भी ये एक ही इंसान के द्वारा डेवलप किया गया है, तो आखिर तुम्हें इससे क्या मिल सकता है। और इसके साथ एक पैनल आता है प्लीज एंटर करो अपने करेक्टर के नाम को। और फिर इस पैनल को देखकर बोलता है क्या नाम डालना है, ऑफ कोर्स ये वाला ठीक रहेगा। और फिर जल्दी से टाइप करता है उसके नाम को लिखने के लिए, और फिर अपना नाम लिख देता है इसमें गेम मास्टर। चलो ये हो गया। और तभी इसी के साथ मैसेज आता है गेम मास्टर तुम्हारा स्वागत है कॉन्टिनेंट ऑफ फॉलन में। और यहाँ ये जंगल में रिस्पॉन होता है और आसपास देखता है ओह ये तो बहुत ज्यादा नॉर्मल फील हो रहा है, और यहाँ तो किसी भी तरीके का ट्यूटोरियल नहीं है। वेल जबकि इसे कंट्रोल सिंपल लेंगे तो मुझे उन सब की जरूरत नहीं है। और तभी सामने से एक जन इसकी तरफ आ रहा होता है, और तभी इसके साथ मैसेज आता है विलेज चीफ पूछ रहे हैं तुम्हें तो यहाँ कहीं दिखा नहीं है बाहर के इंसान, आखिर तुम्हारा इस गाँव में क्या काम है। और फिर इसको देखकर ये बोलता है आखिर ये सब क्या है, मेरे को किसी भी तरीके का डायलॉग ऑप्शन नहीं दिया है। और तभी सिस्टम बोलता है गेम मास्टर। और फिर बोलता जरा रुको रुको, क्या मुझे खुद टाइपिंग करना है, नहीं ऐसे नहीं हो सकता, क्या सच में इसे ऐसे ही करना था। और फिर इसका करेक्टर बोल रहा होता है तुम्हारे पास जितना भी सोना चांदी जल्दी मुझे दे दो, नहीं तो इस गाँव में जितने भी लोग हैं मैं उन सबको मार दूंगा। और ये सब बोलने के बाद ये चुपचाप से देख रहा होता है, और ये सब बोलने की वजह से विलेज चीफ मारते हैं इसके सर पे बहुत ही डंडा खींच के आखिर तुम ये किस तरह की बकवास कर रहे हो। और ये डंडा खाने के बाद सीधे नीचे गिरता है, और तभी मैसेज आता है तुम मार जा चुके हो, क्या तुम फिर से ट्राई करना चाहते हो। और ये सब देखकर वो हैरान हो जाता है आखिर ये सब क्या है, क्या तुम सीरियस हो, क्या मैं सच में अभी एनपीसी से बात कर रहा था, क्या तुम ट्राई करना चाहते हो। और फिर मैसेज देखने के बाद ये गुस्से में बोलता है डैम इट ऑफ कोर्स मैं ट्राई करूंगा। और फिर से विलेज चीफ बोलते हैं तुम तो बाहर के आदमी हो, आखिर तुम्हारा इस गाँव में क्या काम है। और इस बार ये क्यूट बन के रोती हुई आंखों से उससे बोलता है मैं यहाँ पे गुम गया हूँ, मेरे पास कुछ खाने पीने को भी नहीं है, क्या तुम कुछ दया दिखाओगे मेरे ऊपर। और फिर जा रहे हो तो और इससे बोलते हैं कितना अनलकी है, आओ मेरा पीछा करो। और इसी के साथ ही आ जाता है विलेज चीफ के घर पे, ये लो इसे पी लो, इसे तुम साथ हो जाओगे। और ये लेने के बाद ये बोलता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और जल्दी जल्दी पी लेता है। और तभी इसी के साथ वो धीरे धीरे बेहोश हो रहा होता है। इसी के
के साथ सिस्टम को मैसेज आता है, तुम्हें पॉइजन दिया गया है जिसे तुम धीरे धीरे करके मारे जाओगे, तुम फिर से मारे जा चुके हो। और फिर ये सब देख के हैरान हो जाता है, सीरियसली मैं फिर से मर गया? तो आखिर मैं इस बार क्या करूं? आखिर इसके बारे में क्या कहना है? और तभी पीछे से केबल को निकाल लेता है। अगर इंटरनेट नहीं होगा तो वो लोग कैसे कंट्रोल कर पाएंगे एनपीसी को? और हैकिंग करना भी बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है अब तो। और तभी वो फिर से सेम चीज कर रहा होता है और इसके बाद वो फिर से मारा जाता है। और ये सब होने के बाद गुस्से में अपना माउस फेंक के मारता टेबल पे। ये चीज तो अभी काम नहीं कर रही है, यहाँ तक कि मैंने इंटरनेट भी कट कर दिया है। जिस इंसान ने मुझे ये गेम भेजा था वो ये था डी। इसका नाम तो इसमें भी सेम ही है। क्या है नाम किसी डेवलपमेंट टीम का है क्या? और फिर वो टाइम को देखता है, हाँ ऑलरेडी इतना लेट हो गया है, चलो इस सभी के लिए सेव कर लेते हैं। ऐसा सोचना कि मैं एक्चुअली में एक एनपीसी से बात कर रहा था, ये तो बिल्कुल ऐसा फील हो रहा था जो हीरो डेस्टिनी की दुनिया है वो सच में एग्जिस्ट करती है। और इसी के साथ अपनी चेन के सांस छोड़ता है। अब मैं देख सकता हूँ कि कोई भी इसके बेटा वर्जन को क्लियर क्यों नहीं कर पाया। जब से मुझे वो गेम मिला है उस दिन से मेरे अंदर ये डिजायर है एक स्पेशल बनने का। मैं इस गेम के अंदर इतना खो चुका हूँ जिससे मैं टाइम को भी भूल गया। और इसी के साथ सेव करता है। मैं पूरी तरीके से जुड़ चुका था इस गेम के अंदर और इसी के साथ लोड कर देता है। और तभी ऐसे ऐसे करके 10 साल बीत जाते हैं। और इसके बाजू में से एक जन बोलता है, सीरो-सान। और हम देखते ये होती है और सामने सीरो से बोलती है, मैंने उस फाइल को रख दिया जिसकी तुमने रिक्वेस्ट करी थी। और इस सब के लिए उसको थैंक यू कर रहा होता है। और इसी के साथ शाम हो चुकी होती है और बाजू में ये सीरो से बोलती है, क्या तुमने फिनिश कर लिया? बहुत अच्छे। और फिर ये भी बोलता है, तुमने भी अच्छा काम किया सुजुहारा-सान। और फिर सबके बाद ये भी ब्लश करने लगती है और फिर इससे पूछती है, इस सब के बाद क्या तुम चलोगे मेरे साथ डिनर के लिए बाहर? और फिर देख रही होती है उसकी तरफ और फिर भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और बोलता है, हाँ मुझे माफ करना लेकिन आज मुझे जल्दी घर जाना है। और फिर उसकी बात सुनने के बाद ये भी चुप हो जाती है और कुछ बोल नहीं पाती। और ये जाते वक्त उससे बोलता है, आज का जो दिन है वो सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसलिए मुझे माफ कर दो, डिनर के लिए अगले टाइम चलेंगे। और फिर भी बोलती है ठीक है। और इसी के साथ ये बोलती है, मुझे फिर से डोज कर दिया इसने। और तभी इस सब के बाद हम देखते हैं इसके अपार्टमेंट का सीन और यहाँ पर ये फिर से तैयार हो जाता है गेम खेलने के लिए, हीरो डेस्टिनी। चलो आज के दिन में इस गेम को हरा दूंगा। और चालू कर देता है उस गेम को और इसी के साथ उसको खेलते खेलते सुबह हो जाती है। और हम देखते हैं उसने इस गेम को फिनिश कर दिया होता है और मैसेज आता है, कांग्रेचुलेशन गेम मास्टर, तुम पहले एक इंसान हो जिसने ज्वाइन करा गोड्स की रैंक को, तुम रजिस्टर हो चुके हो हॉल ऑफ ऑनर में। और ये मैसेज पढ़ने के बाद ये बोलता है, मैंने कर दिया। और फिर इसके बाद थोड़ा देर तक शांत रहता है और फिर बहुत ही खुश आता है इस गेम को पूरा करने की वजह से। और खुश होते हुए बोलता है, आखिरकार मैंने इस गेम को हरा दिया। और तभी वो रुक जाता है और फिर मैंने बोलता है, 10 साल कम से कम इस गेम में मैं अपने आप को स्पेशल फील करना चाहता था लेकिन जो मेरी लाइफ है वो अभी भी एक नॉर्मल सी लाइफ है। सच में अब तो खाली खाली फील हो रहा है। ऐसा फील हो रहा था कि मैं इस गेम के अंदर पूरी तरीके से डिफरेंट जिंदगी जी रहा हूँ। द ब्लैक प्रिंस, गेल क्रेको, कार्डियन सेसर लेब्रो और द विच जो हर सीन के पीछे थी, सेलेस्टीना यूरिन, ये हैंगे वो कैरेक्टर्स जो पूरी तरीके से भरे हुए हैं चार्म और यूनिक पर्सनैलिटी से। उन लोगों के रिएक्शन इतने रियल थे जिससे ये बताना इम्पॉसिबल था कि ये गेम के कैरेक्टर या रियल इंसान है। ये तो बिल्कुल ऐसा फील हो रहा था जैसे कि ऐसे इंसान सच में कहीं ना कहीं पे एग्जिस्ट करते हैं। क्या ऐसा सच है? अब सब कुछ खत्म हो चुका है। और फिर उसके बाद देखता सामने की तरफ, हाँ ये क्या है? और हम देखते हैं सिस्टम का मैसेज आता है, क्या तुम एक नए एडवेंचर में जाना चाहते हो? ये सिलेक्ट करने पर तुम्हें भेज दिया जाएगा कॉन्टिनेंट ऑफ एलियन में। और इसी के नीचे एक वार्निंग लिखी होती है, एक बार तुमने अगर सिलेक्ट कर लिया तो तुम वहां से गेम को बिना क्लियर करे रिटर्न नहीं आ सकते, तो इसलिए संभल के चूज करना। और फिर भी रहने तो ये सब देखकर आखिर ये सब क्या है? एक हिडन क्वेस्ट और कहीं एक सीक्वल तो नहीं है? अगर मैं फिर से एक और बार एक्सपीरियंस कर पाऊँ इसे थ्रिल को, मेरे पास कोई और चॉइस नहीं इसको दोबारा करने के अलावा। और इसी के साथ अचानक से एक आवाज आती है और फिर मैसेज आता है, भेज रहे हैं कॉन्टिनेंट ऑफ एलियन में, गेम मास्टर आपका स्वागत है माया पोसल। और तभी इसी के साथ ही अपनी आंख खोलता है। आखिर ये सब क्या है? आखिर मेरा ये सीना इतना तेज जल क्यों रहा है? मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। आखिर मैं कहाँ पर हूँ? मैं तो अभी इस समय अपने रूम में था। और फिर उसको देखकर बोलते हैं, आखिरकार अब तुम उठ चुके हो। अगर वो टॉप टीयर पोर्शन नहीं होता तो तुम अगला दिन देख नहीं पाते। और फिर देखता अपनी आंख खोल के उसकी तरफ और वो इसका नाम लेते हैं, कैलेक्स सामा। और गाइस ये हमारा मेन कैरेक्टर है सीरीज का, तो अब से मैं इसे एमसी बोलूंगा। और एमसी सामने उस आदमी को देखकर बोलता है, आखिर तुम कौन हो? और उसकी ऐसी बात सुनकर ये भी हैरान हो जाता है। हाँ। और फिर मैंने बोलता है, हीलर ने तो ये कहा नहीं था कि यहाँ पर एमनीजिया आने का कुछ खतरा है। और फिर एमसी ये सब देखकर मैंने बोलता है, आखिर मैं कौन हूँ और मैं हूँ कहाँ पर और आखिरी जगह कौन सी है? और सामने से वो इसको बोलते हैं, क्या तुम मुझे सच में पहचान नहीं पा रहे? मेरा नाम है रूसेल। और फिर एमसी बोलता है, क्या रूसेल? आखिर ये सब क्या हो रहा है? ये तो बिल्कुल साफ है कि ये जापान नहीं है और यहाँ की जो लैंग्वेज है वो भी जापानीज नहीं है, लेकिन मैं साफ साफ समझ पा रहा हूँ उन शब्दों का मतलब जो भी इंसान कह रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, आखिर जो मेरा सीना है इतना तेज दर्द के कारण जल क्यों रहा है? और सामने एमसी को ऐसा देखकर रूसेल बोलता है, माय लॉर्ड मैं आपसे इसके लिए माफी चाहता हूँ, ये पूरी मेरी गलती है। मैंने इतनी जल्दी करी आपसे ऐसा पूछने के लिए, लेकिन चिंता मत करिए, जो ये दर्द है वो साइड इफेक्ट है पोषण का। ये दर्द जल्दी खत्म हो जाएगा, आपको अभी ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए अभी के लिए मैं यहाँ से चलता हूँ। मैं आपको फिर से कल सुबह देखने के लिए आऊंगा मेरे लॉर्ड, प्लीज एक्सक्यूज मी। और चले आते हैं वो गेट बंद करके। और फिर सबके बाद इसका दर्द भी थोड़ा बहुत कम होता है। और इसी के साथ एमसी थोड़ी देर का इंतजार करता है इस कैंडल के बुझने तक का और फिर अपनी आंखें खोलता है। और फिर इसी के साथ चैन की सांस लेता है। चलो तो फिर, और अपने बिस्तर से उठ के जाता सामने की तरफ और शीशे में देखता अपने आप को। जैसा मैंने सोचा था, मुझे फील हो रहा था कि ये मेरी बॉडी नहीं है और वैसे आखिर
मैं हूँ कौन? मुझे साफ साफ याद है अपनी 30 साल की उम्र, लेकिन तब भी मुझे तो अपना नाम तक याद नहीं आ रहा है। आखिर मैं हूँ कौन? मेरा मतलब तुम। और इसी के साथ अचानक से इसके सामने सिस्टम विंडो आती है और इसको देखकर बोलता है स्टेटस विंडो, और इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इसमें लिखी होती है। प्लेयर की इन्फॉर्मेशन, नाम है केलिक्स शेकिन, उम्र 15, स्टेटस नोबल, और ये संबंधित है शेकिन विरासत के साथ। कंडीशन अभी घायल है, रिकवर हो रहा है, और वो घाव चाकू से मारा गया घाव था। कॉम्बैट पावर क्लास 1, और ये सब दिखकर वो बोलता है क्या हीरो डेस्टिनी? ये तो मैं उस गेम के अंदर आ चुका हूँ। तो उसमें जो लिखा था कॉन्टिनेंट ऑफ एलियन में भेजा जाएगा, तो उसका एक्चुअली में ये मतलब था। तो इसका मतलब मुझे सच में भेज दिया गया इस गेम के अंदर। ये जो जगह है ये एक मेन स्टेज है हीरो डेस्टिनी का, ये जगह है कॉन्टिनेंट ऑफ एलियन। और तभी सब क्या बोलता है नहीं नहीं शांत हो जाओ शांत हो जाओ, और तभी अपने हाथ को आगे की तरफ करता है और मार देता है अपनी छाती में जहाँ पे उसको वो घाव था। और जैसे ही वो हाथ मारता है दर्द के कारण सीधा जमीन पर बैठ जाता है। ये तो बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, आखिर ये कैसे दर्द कर सकता है जबकि मैं अभी तक अपने सपने से उठा भी नहीं हूँ। तो इसका मतलब ये सपना नहीं है, ये रियलिटी हैगी। चलो अभी के लिए जो है केलिक्स शेकिन है, इस नाम से यूज्ड टू हो जाते हैं। अब से मेरा नाम है केलिक्स शेकिन। और लगातार अपने इस नाम को बोल रहा होता है जिससे कि ये भूल ना जाए। और फिर प्लेयर की इन्फॉर्मेशन आती है और फिर देखता है उसकी तरफ स्टेटस विंडो के बारे में सोचने भर से ही ये सीधे सामने आ जाती है। तो इसका मतलब यही एक फीचर है जिसको सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ। चलो ये तो अच्छा है। सबसे पहली चीज, मेरे को ज्यादा से ज्यादा यहाँ की इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना है। अगर मैं इस वर्ल्ड में अपना गार्ड ऑन करूंगा तो मैं कभी भी किसी समय मर सकता हूँ। तो मैं हूँ केलिक्स शेकिन, शेकिन रियासत का। जो मेरी टेरिटरी का नाम और फैमिली का नाम है वो तो बिल्कुल सेम शेकिन है। तो इसका मतलब मैं पार्ट हूँ द ईयर्स डायरेक्ट फैमिली का। ये तो मैंने जैकपॉट हिट कर दिया है। चलो अब और क्या यहाँ पर। और तो ही बाहर से एक जन खटखटाता है और फिर आवाज उनके बोलता है हाँ आखिर ये कौन है? आखिर अब मैं क्या करूँ? और अगर मुझे कहना है तो मैं क्या कहूँ? नहीं शांत रहो शांत रहो। अगर इन्हें ये पता चल गया कि मैं दूसरा इंसान हूँ तो मेरा काम तो यहीं पे खत्म हो जाएगा। मैं हूँ केलिक्स शेकिन, डायरेक्ट डिसेंडेंट शेकिन फैमिली का। और लगातार ऐसे बोल रहा होता है और तभी धीरे से बोलता है आखिर कौन है बाहर? और बाहर जो आई होती है वो बोलती है मेरे लोड आपके दवाई का टाइम हो चुका है। और फिर सुनने के बाद बोलता है मेड क्या? बस मुझे यहाँ पे अच्छे से एक्ट करना है। और फिर मेड से बोलता है आ जाओ अंदर। और फिर अंदर आके बोलती है एक्सक्यूज मी। और फिर देखता है उसके तरफ और फिर उसके सामने अपने घुटनों पर आती है ये लो तुम्हारी मेडिसिन। तो जबकि ये मेडिसिन गर्म है तो इसे जल्दी जल्दी पी लीजिए। और फिर उसको देखकर बोलता है तुम? और ये मेड भी कंफ्यूज है तो उसकी बात सुन के। और फिर हमसे मैंने बोलता है आखिर तुम ये सब क्या सोच रहे हो? उसका नाम यहाँ पर पूछकर अगर मैं ऐसा उससे कहूंगा तो मैं तो यहाँ पे साफ साफ एडमिट कर रहा हूँ कि मैं केलिक्स नहीं हूँ। और फिर मेड बोलती है क्या कुछ हुआ है क्या? और तभी इसके ऊपर सिस्टम को मैसेज आता है और फिर ये बोलता है कुछ नहीं हुआ। और मन्ने बोलता है हाँ ये सब पूछने की मुझे जरूरत नहीं है, मुझे ऑलरेडी पता है। और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिख जाती है और उसको देखकर बोलता है इसका नाम है लिया। और देखता है नीचे की तरफ ये मिली हुई हैगी विस्काउंट कोस्टरिंग टेरिटरी से। और फिर इसको देखकर बोलता है जा रुको, ये शेकन फैमिली के साथ नहीं है बल्कि विस्काउंट कोस्टरिंग के साथ है। और यही नहीं इसके अलावा आखिर ये सब क्या है? इतने खतरनाक हाई कॉम्बैट पावर, ये तो क्लास 3 की है और ये मानव को यूज नहीं कर सकती, लेकिन इसने ट्रेनिंग करी है एक एलिट स्पेशल फोर्स के सोल्जर की तरह। ये तो बेस्ट में से बेस्ट है, लेकिन तब भी ये एक मेड है। यहाँ तक कि एक शेकन फैमिली का नोबल घायल है और एक मेड जो दूसरे हाउस होल्ड से वो आई है उसके लिए दवाई लेकर। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं इसे पीऊंगा। और फिर उसको देखकर बोलती है माय लॉर्ड लीजिए इसे पी लीजिए। और फिर एमसी उससे बोलता है बस यहाँ रख के चले जाओ, मैं बाद में पी लूंगा। और फिर उसको मुस्कुराते हुए बोलती है प्लीज अभी पी लीजिए। और फिर भी हैरान हो आता है हाँ ये लड़की ये प्लानिंग कर रही फोर्स को यूज करके मुझे इसे पिलाने की। अगर ऐसा चलता रहा तो। और तभी इसी के साथ जल्दी से अपने सीने को पकड़ता है जिससे उसके हाथ से दवाई गिर जाती है। और फिर देखती है इसको गिरते हुए और एमसी सब देखकर मैंने बोलता है शायद इतना काफी होगा। और ये अभी भी देख रही होती है उस बाजू में दवाई को गिरते हुए। और तभी जल्दी से घूम के आती है और फिर देखता हैरानी से क्या। और हम देखते उसने फटाक से पकड़ लिया होता है और उस दवाई को नीचे गिरने नहीं दिया होता है। और इसी के साथ देख रही होती घुरते हुए एमसी को। और उस मेड को ये सब करता देखकर एमसी भी हैरान हो जाता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हम देखते हैं एमसी ने जो दवाई का कप गिरा दिया था ये मेड फटाक से आके उस कप को पकड़ लेती है। और फिर इसको देखकर एमसी मन में बोलता है आखिर ये सब क्या था? ये किस तरीके के रिफ्लेक्स है? ये तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ। अगर हम दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली तो उसे पता चल जाएगा कि मैंने इसे जानबूझ के गिराया था। और इसी के साथ अपनी आंखें बंद करके अपनी मुंडी को साइड में कर लेता है। और फिर मेड बोलती है चलो अच्छा है जो ये दवाई है वो सेफ है। और फिर एमसी मन बोलता है जल्दी सोचो यहाँ पर क्या क्या बुरे हालात हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमेशा सबसे ज्यादा बुरे हालात होते हैं वही रियलिटी बन जाते हैं। ये चीज डेफिनेटली पॉइजन है, ऐसा हो नहीं सकता कि अब मैं इसे पीऊंगा। अभी मुझे इस सिचुएशन को लेकर कुछ करना होगा। और इसी के साथ गिरने लगता है नीचे की तरफ। और तभी वो मेड जल्दी से आकर उसको पकड़ लेती है। और अचानक से ये सब होने से एमसी भी चौंक जाता है। और फिर मेड इससे बोलती है क्या तुम ठीक हो? और फिर एमसी भी करता है और फिर मैंने बोलता है क्या मैं मैनेज कर पाया सब कवर करने में कि मैंने वो कब जानबूझ के नहीं गिराया था? और वैसे यहाँ पर ये इतनी जल्दी आ गई। हाँ अभी ये मेरा चांस है। और फिर देखते सामने की तरफ स्टेटस विंडो में आखिर कोस्टलिन हाउस होल्ड किस तरीके की जगह है जहाँ से लाइला आई है। और गाइस लाइला इस मेड का नाम है। मैं बेटा हूँ काउंट्स की पहली पत्नी का जो अब इस दुनिया से जा चुकी है। और मेरे जो आधे भाई बहन है वो उनकी सेकंड वाइफ के हैं, मेरे से 1 साल बड़ी 16 साल की। और उनका पहला नाम है कोशलिन। तो इसका मतलब जो लाइला मेड है इसको यहाँ मेरे पास भेजा गया है मेरी स्टेप मदर के द्वारा, एक ट्रेंड असेसिन। और अगर मैं यहाँ पे मर जाता हूँ तो जो उनका बेटा
बेटा है वो आ जाएगा अकाउंट्स की गद्दी पर। ये तो कितना ज्यादा मनोरंजक है कि अब ये सब ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है जैसा मैंने सोचा था हीरो डेस्टिनी से। ये गेम तो सच में बहुत ज्यादा टफ है। और तभी एमसी लाइला से बोलता है अब सब कुछ ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और वैसे आखिर जो मेरे स्टेप मदर है वो कैसी है? और फिर भी हरनी आती उसकी मुझसे ये सुन के और फिर उसको जवाब देती है वो बहुत ज्यादा दुखी हुई जब उन्हें पता चला कि तुमने अपने आप को मारने की कोशिश करी। और उन्होंने मुझे ये कहा है कि तुम्हें ये ध्यान रखना है कि अब से वो आगे ऐसा कुछ भी ना करे। और फिर एमसी मैंने बोलता उसकी बात सुनने के बाद तो इसका मतलब इस बॉडी का जो पहले का ओनर था उसने अपने आप को मारने की कोशिश करी। हाँ, अगर देखे मेरे सीने में दर्द और स्टेटस स्क्रीन को तो उसने जरूर अपने आप को चाकू से मारने की कोशिश करी है। और फिर एमसी से बोलता है हाँ मैं समझ गया, अब मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उन्हें चिंता में नहीं डालूंगा। और फिर ये बोलती है मुझे भरोसा है। ये सब सुनने के बाद तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगी और उन्हें कम से कम थोड़ी बहुत शांति मिलेगी। और फिर एमसी बोलता है हाँ ठीक है चलो अब तुम यहाँ से जा सकती हो। और तभी एमसी की तरफ अपनी लाल आंखों से देखकर उसको बोलती है मुझे माफ करना लेकिन आपने अभी तक अपनी दवाई नहीं पी है। और फिर बिरहान आता है उसको इसे देखकर क्या जो रुको, क्या यहाँ से जब तक नहीं जाएगी जब तक मैं उसको पी नहीं लेता? ये तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ। मैं इसको डायरेक्ट ऐसे मुंह पे मना नहीं कर सकता क्योंकि मैं यहाँ पे एक असिस्टेंट से डील कर रहा हूँ। भले मैं अंदर से 30 साल का तंदुरुस्त इंसान हूँ लेकिन जो मेरी बॉडी है वो बहुत ज्यादा कमजोर है। क्या मुझे चिल्लाना चाहिए? नहीं, ये ठीक नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे चिल्लाता हूँ तो ये जल्दी से आके अपने डिगर से मुझे काट के रख देगी, तब तो मैं एक ही बार में मारा जाऊंगा। क्या मेरे पास कोई रास्ता नहीं है बिना इसके पीने के? जो रुको, आखिर ये पॉइजन का क्यों यूज कर रही है? ये तो मुझे यहाँ पे आराम से मार के भाग सकती है। हाँ मैं देख सकता हूँ। अच्छा तो ऐसी बात है, ये ट्राई कर रही है कि किसी की भी अटेंशन इसकी तरफ ना आए। अगर ऐसी बात है तो इस पॉइजन का यूज करने का मतलब ये है कि ये लोग दिखाना चाहते हैं कि मैंने अपने आप को खुद मारा है। मुझे पता है इस पॉइजन के बारे में। ये पॉइजन का नाम है स्लो क्रीपिंग डेथ। और तभी ये मेड बोलती है अगर इसको पीना आपके लिए इतना ज्यादा मुश्किल हो रहा है तो क्या मैं इसके लिए आपकी मदद कर सकती हूँ? और फ्रेम से मैंने बोलता है इस हीरो डेस्टिनी गेम को खेलकर मेरे को एक चीज समझ में आ गई है, अगर यहाँ पे एक सच है तो वो ये है हमेशा एक्सपेक्ट करो सबसे ज्यादा बुरी सिचुएशन को और वो सिचुएशन जल्दी रियलिटी बन जाएगी। अगर तुम्हें सर्वाइव करना है इसमें तो तुम्हें डाउट करना होगा हर चीज पर और तैयार रहना होगा उस चीज के लिए। अगर मैं इसको मना करूंगा तो ये फोर्स का यूज करके मुझे पिलाई देगी। क्या तो थ्रिलिंग है ये चीज जो ये गेम है हीरो डेस्टिनी। सच में ये गेम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता किसी भी चीज में। और फिर ट्रे को आगे करके बोलती है माय लॉर्ड। और तभी एमसी जल्दी से उठा के पी लेता है और फिर देखती है उसको पीते हुए और इसी के साथ सिस्टम का मैसेज आता है 10 लोग क्रीपिंग डेथ पॉइजन। उसने अपना इफेक्ट दिखाना शुरू कर दिया है। और फिर एमसी मैंने बोलता है जैसा सोचा था, अब मुझे ये सोचना होगा कि मुझे इससे कैसे बचना है। ढूंढो जल्दी कुछ ना कुछ, किसी भी इंसान या तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जल्दी। और तभी उसको रूसेल की याद आती है। उसने बताया होता है बिना टॉप टियर के पोषण के तुम कल सुबह का सूरज नहीं देख पाते, मेरा नाम है रूसेल। और तभी एमसी ये सब सोचने के बाद सामने मेट से बोलता है लाला जल्दी बाहर जाओ और रूसेल को बुला के लेके आओ। और फिर लाला बोलती है आखिर क्यों? और फिर एमसी लाला से बोलता है क्यों, क्या मुझे अपने आप को एक्सप्लेन करने की जरूरत है तुम्हारे सामने? और फिर चौंक जाती है और बोलती है मैं माफी चाहती हूँ सबके लिए। और फिर एमसी उसे चिल्ला के बोलता है अगर तुम समझ ही गई हो तो जल्दी जाओ बाहर और जल्दी जाके बुला के लेके आओ। और फिर सबके बाद एमसी मैंने बोलता है एक टॉप टियर के पोषण को रूसेल ने मेरे ऊपर यूज करा था और वो आइटम बहुत ज्यादा वैल्यूबल आइटम है। अगर वो इस तरीके का इंसान है कि वो उस आइटम को बिना किसी हेजिटेशन के मेरे ऊपर यूज कर सकता है, चलो कम से कम वो कोई ऐसा इंसान तो नहीं लगता जो मुझे चोट पहुंचाना चाहता हो। क्या वो जा चुकी है? और इसी के साथ जल्दी से अपने मुंह के अंदर उंगली डालता है और उल्टी कर देता है उस जगह पर। नहीं, ये काम नहीं करेगा। मुझे ढूंढना होगा कुछ ना कुछ जो हीरो डेस्टिनी है। भले ये एक बहुत ज्यादा टफ गेम है लेकिन यहाँ पर हमेशा हर चीज के आंसर होते हैं और उसको यहीं कहीं होना चाहिए। और तभी आसपास ढूंढने लगता है, नहीं यहाँ पर भी नहीं है। और इसी के साथ सिस्टम का मैसेज आता है तुम्हारी जो पलकें हैं वो धीरे धीरे भारी होती जा रही हैं। और फिर बोलता है डेमिट, आखिर कहाँ पर है, किस जगह पर? डेमिट। और फिर से मैसेज आता है तुम्हारी आंखें धीरे धीरे भारी होती जा रही हैं। और इतना सब ढूंढने के बाद यहाँ जमीन पे आके गिर जाता है। और फिर मैंने बोलता है क्या सच में मरना इतना ज्यादा आसान है? अगर मैं यहाँ पे मर जाता हूँ तो क्या ये सब कुछ फिर से शुरुआत से स्टार्ट होगा क्या? और या तो मैं सच में मारा जाऊंगा। और तभी देखता सामने की तरफ और तभी उसकी नजर पड़ती किसी चीज पर। आखिर ये चीज क्या है? और हम देखते सामने एक जार रखा हुआ होता है और उसके बाद हम देखते एमसी अपनी लंबी लंबी सांस लेकर उस जार की तरफ देख रहा होता है। और जैसे ये जार एमसी को दिखता है जल्दी से उसकी तरफ जाता रेंग रेंग के आखिर ये चीज क्या है। और खोल को देखता उसको और उसके अंदर से अचानक से एक बदबू से आती है और उसको सूंघने का एमसी खांसने लगता है। आखिर ये सब क्या है? ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे सड़ा हुआ दूध हो। और तभी सिस्टम का मैसेज आता है ये हैगा बकरी का खराब दूध। और फिर हमसे बोलता है क्या बकरी का दूध है? मुझे ये पता है इस गेम को खेलने की वजह से कि जो ये बकरी के दूध से बना हुआ दही है ये एंटीडोट हैगा स्लो क्रीपिंग डेड पॉइजन का। लेकिन क्या जो ये सड़ा हुआ बकरी का दूध है इसे क्या दही कहा जा सकता है? और तभी मैसेज आता है तुम्हारी पलकें धीरे धीरे भारी होती जा रही है। और फिर हमसे बोलता है ये तो बुरा हुआ, ये मैसेज ऑलरेडी 3 बार आ चुका है, अब मैं यहाँ पे 1 भी मिनट
बर्बाद नहीं कर सकता। डैम इट, बस तुम देखो लाइला, मैं जरूर तुमसे बदला लूंगा इस सब के लिए। और पी लेता है इसके बाद बकरी से बने हुए सड़े से दूध के दही को। और इसके बाद बस आवाज ही आवाज आती है। और इस सब के बाद हम देखते हैं ये अपनी आंखें खोलता है और हम देखते हैं यहाँ पे रुसेल आ चुके होते हैं और एमसी से बोलते हैं क्या तुम अब उठ चुके हो। और फिर एमसी भी कंफ्यूज लग रहा होता है, आखिर ये सब क्या है, क्या है डेजा वू है, मैं वापस रीसेट हो गया। और एमसी की बात सुन के रुसेल बोलते हैं आखिर तुम ये सब क्या बोल रहे हो। और ये सब छोड़ो, इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं, आखिर इस रूम में ये सब क्या हो रखा है, प्लीज माय लॉर्ड कम से कम थोड़ी सी डिसेंसी तो रखिए। और फिर एमसी ने बोलता है मैं बच गया। और फिर वहाँ पे रुसेल बोल रहा होता है और आखिर तुम ऐसे जमीन पे क्यों लेटे हुए थे, और तुम्हें मैंने बहुत बार उठाने की कोशिश करी लेकिन तुम उठ ही नहीं रहे थे, मैंने बहुत बार ट्राई करा और इसीलिए मैं ऑलमोस्ट हीलर को बुलाने वाला था। और फिर एमसी ने बोलता है मैं फिर से वो एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता, वो इतनी ज्यादा डरावनी मरने की फीलिंग को, चाहे कुछ भी हो मैं डेफिनेटली सर्वाइव करूंगा। चलो जबकि ये डिसाइड हो चुका है, मुझे सबसे पहले चेक करनी है इस आदमी के स्टेटस। और ये लगातार बोल रहे होते हैं माय लॉर्ड क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो कि नहीं। और फिर एमसी ने बोलता उनके स्टेटस देखकर एक्टिंग काउंट्स, हाँ जो पहले के काउंट्स थे वो मारे गए थे बिना अपने हायर को चूज करे, तो ये कुछ समय के लिए काउंट्स की पोजीशन पर है। इसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि स्ट्रिक्ट मिलिट्री मैन है, तो क्या मैं इसके ऊपर भरोसा कर सकता हूँ। और वैसे भी यही है जिसने मेरे को बचाया है टॉप ग्रेड के पोर्शन को देकर। और फिर सामने रूसेल से बोलता है रूसेल नहीं मेरा मतलब एक्टिंग काउंट। और फिर बोलते हैं हाँ मेरे लॉर्ड। और फिर एमसी उनसे बोलता है एक्चुअली, और एमसी वो सब कुछ इनको बता रहा होता है जो कुछ भी अभी हुआ है कि उसको किसने दिया है पॉइजन और उस सब के बाद क्या क्या हुआ। और फिर सब सुनिका दे बोलते हैं मैं इसके लिए बहुत ज्यादा माफी चाहता हूँ लेकिन इस सब को लेकर कोई भी सबूत नहीं है। और फिर एमसी सुनिका मैंने बोलता है डैम इट, इसने भले मेरे को बचाने के लिए टॉप ग्रेड का पोर्शन यूज करा है लेकिन ये मुझे ट्रीट नहीं करता स्पेशल तरीके से, इसने बस रूल को फॉलो करते हुए मुझे बचाया। और फिर ये बोलते हैं मेरे लिए आप मेरे लॉर्ड हो और जितने भी बाकी लॉर्ड्स हैं वो सारे के सारे मेरे लिए बराबर हैं और मुझे आप सबको बराबर तरीके से सर्व करना है बिना किसी विटनेस और प्रूफ के। और तभी एमसी बोलता है तो तुम मुझे ये कह रहे हो कि मैं लगातार उस दवाई को पीते रहूं जिसको भेजा जा रहा है मेरे राइवल की तरफ से। और फिर रूसेल बोलते हैं कि आप सच में खो चुके अपनी थोड़ी सी मेमोरी को, अभी इस समय की जो सेकंड फैमिली है वो बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन में है, यहाँ भी बहुत सारी फाइनेंशियल दिक्कत चल रही है और जो हमारा बजट है वो बहुत ज्यादा टाइट है। ये एक्चुअली में हमारे लिए कृपा है कि जो लाइजा है वो यहाँ पे फैमिली के बिजनेस में मदद कर रही है, क्या तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं है। और या तो आप ये सब याद न करने का नाटक कर रहे हैं। और फिर एमसी उन्हें बोलता है मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मुझे इनको प्रूफ दिखाना ही होगा। जो वो लड़की है जिसने मुझे पॉइजन दिया था वो ऑलरेडी ये सोच रही होगी कि अभी तक मैं मर चुका हूँ। और तभी एमसी इनसे बोलता है ठीक है ये सब कुछ यहीं पे छोड़ देते हैं। और फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। और एमसी की बात सुनने के बाद रुसेल मने बोलते हैं जैसा सोचा था ये तो पहले से बहुत ज्यादा अलग सा बिहेव कर रहे हैं। और हम देखते 4 घंटे बाद सेकंड के सेल के अंदर, और यहाँ पर एक दिन कूद कूद के आता है और इस जगह पर आकर रुकता है और हम देखते हैं इसने अपने आप को ढका हुआ होता है और आसपास देखती है और यहाँ पे गार्ड लोग पहरा दे रहे होते हैं। और ये सब देखकर मैंने बोलती है जैसा सोचा था जो सिक्योरिटी वो टाइट हो चुकी है। और तभी देखती सामने की तरफ अंदर जाने के लिए रास्ता ढूंढते हुए और आ जाती केसल के अंदर और आसपास देखती है यहाँ तो कोई भी गार्ड नहीं है आसपास। और गेट खोल के अंदर को झांकती है और देखती है कि सामने बेड की तरफ और इसकी तरफ देखकर बोलती है जबकि एक स्पेशल पॉइजन है ये जरूर मारे गए होंगे बिना तड़पे। और इसी के साथ निकालती है कागज को और टेबल पर रख देती है और नीचे से कबर्ड को खोलती है और उसमें से निकालती है एक सील को और लगा देती है सील को इस कागज पर। और फिर मैंने बोलती है बस अब ये सब हो चुका है, अब मुझे यहाँ से बस सेफ तरीके से वापस जाना है। और तभी अचानक से पीछे से एक जन आता है और रख देता अपनी तलवार को उसकी गर्दन पे और ये भी हैरान हो जाती है और पीछे से वो बोलता है बिल्कुल मत हिलना। और फिर आवाज सुनने के बाद बोलती है ये आवाज, और हम देखते उसके बाद। और तभी पीछे उससे बोलती है नहीं अभी ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, जो लॉर्ड के लेक्स हैं वो ऑलरेडी मर चुके हैं, अब बस सेकंड फैमिली के पास एक ही चीज करने को बची है, इसके लिए गड्ढा खोदना लॉर्ड रूसेल। और फिर देखती उसकी तरफ क्या तुम्हें एक मामूली से नोबल होकर इस सब के लिए सर्व नहीं करना चाहिए सेकंड फैमिली को। और तभी एमसी आता पीछे से और बोलता है जैसा सोचा था ये तो बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसा मैंने प्रेडिक्ट करा था। और फिर देखती उसकी तरफ और ये भी हैरान हो जाती है एमसी को ऐसा देखकर क्या। और इसी के साथ एमसी उस नोट को पढ़ रहा होता है जो उसने वो टेबल पे रखा था और उसको पढ़ने के बाद बोलता है स्लोली क्रीपिंग डेथ। हाँ ये एक बहुत ज्यादा पावरफुल पॉइजन है, नोबल फैमिली के झगड़े में पॉइजन को देना कोई असाधारण बात नहीं है, मुझे इतना पता है, लेकिन अगर इसके बारे में पता चल गया कि किसी ने पॉइजन दिया है तो ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी। और तभी इसी के साथ लाइला अपने डिगर पे हाथ रखती है और नीचे की तरफ जाती है और नीचे की तरफ जाकर अपने दोनों डिगरों से रूसेल के हाथ पर हमला करती है और फिर से उसकी तरफ मुड़ के हमला कर रही होती है। और तभी जल्दी से रूसेल उसका हाथ पकड़ लेता है और ये इतना टाइट हाथ पकड़ता है जिससे लाइला को बहुत दर्द हो रहा होता है। और इसी के साथ रूसेल अपना मुक्का बना के लाता है स्पीड में और मार देता है उसे गट्स पे बहुत तेज। और तभी एमसी सब देखकर मैंने बोलता है मुझे लगा कि मुझे पता है लेकिन जो डिफरेंस है क्लास 3 स्टेज का ये तो सच में बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग है। और फिर इसी के साथ एमसी बता रहा होता है अगर भले पॉइजन देना इतना ज्यादा कॉमन हो लेकिन कोई भी किसी तरीके के एविडेंस को नहीं छोड़ता इस सब के बाद, अगर कोई भी नोबल को असेसिन करने का ट्राई करता है तो इसकी वजह से उन लोगों को एक्सिक्यूट कर दिया जाता है और ये चीज सब लोगों पे अप्लाई होती है भले वो नोबल हो या कोई और तभी सामने की तरफ आ रहा होता है जो एविडेंस है वो यहाँ पर है। और अगर विटनेस की बात करें तो वो ये रहा इस जगह पर ठीक मेरे
सामने और फिर देखती गुस्से में उसकी तरफ और तभी इसके साथ नीचे गिरने लगती है और एमसी भी हैरान में आता है। हाँ, और फिर रुसेल से पूछता है आखिर अचानक से ये सब क्या हो गया। और फिर वो चेक कर रहा होता है, देखकर ऐसा लगता है कि बेहोश हो गई है और फिर अपना हाथ रखता है उसके ऊपर और तभी हम देखते चेक करने के बाद उस जगह से एनर्जी निकल रही होती है और ये सब देखकर एमसी बोलता है ये तो माना होल है। हाँ, अब हम लोग समझ सकते हैं रुसेल और लाइला की क्लासेस। और फिर रुसेल बोलता है ऐसा लगता है ये लोग यूज नहीं कर सकते माना ब्रीदिंग टेक्निक को, ये शायद एक एलीट सोल्जर के लेवल पर है अच्छे ट्रेनिंग की वजह से। तो ऐसा लगता है जो हाई स्पीड की माना रोकने वाली टेक्निक है उसको यूज करने की जरूरत नहीं है। और तभी ये देखता सामने की तरफ और फिर एमसी की तरफ देखकर मैंने बोलता है ऐसा एक्सप्रेशन, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं इनको पहले से ही पता है यहाँ पे कुछ ना कुछ अलग है इनके बारे में। जब मैंने इनसे कहा था लो रहने के लिए, आखिर इन्हें और कितनी ज्यादा चीजें पता है। और फिर एमसी रुसेल से बोलता है चलो अभी के लिए इसे यहाँ पे बांध देते हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे इससे पूछनी है। और हम देखते हैं इसको यहाँ चेयर पे बांध दिया होता है और जहाँ पर रुसेल ने इसका हाथ पकड़ा था उस जगह पर लैला का हाथ सूजा हुआ होता है और एमसी उसको ठीक करने के लिए उधर पे पोषण डाल देता है और साफ करता है उसके माथे को अपने रुमाल से। और तभी इसी के साथ उसकी आंखें खुलती है और देखती सामने की तरफ और तभी यहाँ पर ये अपने आप को बंधा हुआ पाती है और एमसी इससे बोलता है पिलाना स्लोली कीपिंग डेथ पॉइजन को, जिससे 3 से 6 घंटे बाद धीरे धीरे मारे जाते हैं। ये एक आइडियल पॉइजन है मरने के लिए क्योंकि इससे बिना किसी दर्द को महसूस करे मारे जाते हैं। और जबकि मैंने एक बार अपने आप को मारने की कोशिश करी पहले और अगर मैं मारा जाता इस पॉइजन की वजह से तो सबको ये लगता कि मैंने अपने आप को मारा है। लाइला अगर तुम यूज करती किसी फास्ट पॉइजन को और तुम्हारे पास इतनी हिम्मत होती मेरे साथ मरने की तो तुम कभी भी फेल नहीं होती। और तभी इसका मुंह पकड़ के बोलता है आखिर क्यों। और फिर बोलती है क्या आखिर तुम ये सब क्या कह रहे हो। और फिर एमसी लाइला से बोलता है तुम मरना नहीं चाहती हो ना, क्यों। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तुम्हारी कोई लॉयल्टी नहीं है जिससे कि तुम अपनी जिंदगी कुर्बान कर दो मेरी स्टेप मदर के लिए, क्यों है ना। रुसेल इसको बात करने पर मजबूर करो। और फिर वो बोलती है जरा रुको ये सब कुछ बकवास है। और फिर रुसेल बोलता है ठीक है। और तभी इसके साथ वो उसका मुंह खोलता है और फिर देखती है एमसी को अपने तरफ आते हुए और हम देखते हैं उसके पास रुमाल में एक गोली होती है और उसको देखकर ये बोलती है आखिरी क्या है। और तभी एमसी उसको खिला देता है और फिर बोलती है ये स्मेल। और तभी हम देखते हैं जो एमसी ने पिया था बकरी के सड़े हुए दूध से बने हुए दही को जो साथ में एंटीडोट भी है पॉइजन का और वो इसे पिला देता है। और तभी रुसेल से बोलता है रुसेल जल्दी से इसे ये कैसे भी करके पिलवाओ। और फिर बोलता है ठीक है। और तभी वो उसको निगलवा रहा होता है और उसका जो स्वाद था उसकी वजह से इसकी भी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और यहाँ से निकलने के लिए अपने हाथ पैरों को हिला रही होती है। और फिर हम देखते हैं उसने पी लिया होता है और तभी उसको पीने के बाद ये बहुत चिल्लाती है और फिर उससे बोलती है आखिर किस तरीके की चीज तुमने मेरे को पिलाई है। और फिर एमसी बोलता है मैंने बस तुम्हें कुछ पॉइजन को पिलाया है। और फिर बोलती है पॉइजन। और एमसी बता रहा होता है उसके बारे में, तुम जानती हो उस पॉइजन साइड पपेट के बारे में, क्यों। और फिर हैरान होकर बोलती है इम्पॉसिबल, ऐसा हो नहीं सकता है तो झूठे। आखिर कैसे काउंट फैमिली के तुम्हारे जैसे एक यंग लॉर्ड के पास ऐसी चीज आ सकती है। और फिर एमसी उसे बोलता है जब तक तुम्हारे पास गोल्ड कॉइन है तुम्हारे पास तब तक कुछ भी आ सकता है। अगर मैं बताऊं इसके इंग्रेडिएंट के बारे में, यहाँ पर एक चीज है जिसे कहते हैं व्हाइट रेडिस। और रुसेल भी हैरान हो जाते हैं सुन के और लाइला एमसी की तरफ देखकर बोलती है मुझे विश्वास नहीं इस सब के ऊपर। और फिर एमसी मुस्कुराते हुए मैंने बोलता है इस वर्ल्ड के अंदर जब तक तुम्हें पता है प्रोफेशनल जेरगोन के बारे में तो इस सब के बाद कोई भी तुम्हारे पर शक नहीं करेगा कि तुम दूसरी दुनिया से आए हो। और फिर एमसी लाइला से बोलता है मैं तुम्हें आज छोड़ दूंगा और इस सब के बाद जाना तुम्हारे मास्टर के पास और उन्हें रिपोर्ट करना जो असेसन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। और लाइला बोलती है एमसी से क्या तुम्हें ये सच में लगता है मैं तुम्हारा ये ऑर्डर फॉलो करूंगी। और फिर एमसी से बोलता है तुम्हें मरना नहीं ना, क्यों। और इस सब के आगे कुछ बोल नहीं पाती। और फिर एमसी से बोलता है जो पॉइजन साइड पपेट है उसके कम से कम 3000 एंटीडोट है और ये सब कुछ इस पे डिपेंड है कि उसे किस फॉर्मूले से बनाया गया है। तुम्हारे लिए जो परफेक्ट एंटीडोट है वो यहाँ है मेरे दिमाग के अंदर। अगर तुम्हें ऐसी बेफालतू में मरना नहीं है तो ऐसे जिद्दी होना बंद करो और उस बात को सुनो जो मैं तुमसे कह रहा हूँ। तो बताओ क्या है तुम्हारा आंसर, तुम मेरी बात सुनोगे या नहीं। और तभी अचानक से इसको कुछ होता है और फिर रुसेल देखते उसकी तरफ और तभी जल्दी से बोलती है ठीक है मैं ये करने को तैयार हूँ, बस जल्दी से मेरी रस्सी खोलो। और फिर एमसी बोलता है उसको देखकर हाँ आखिर तुम ये मुझसे किस तरीके से बात कर रही हो, मैं भी तुम्हारी जिंदगी बचाने वाला था। और हम देखते हैं उसको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होती है और बोलती है प्लीज जल्दी से रस्सी खोलो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। और तभी रुसेल उसको देखकर मैंने बोलते हैं आखिर ये सब क्या है, ये तो वैसे कंप्लेंट करती रहती है, आखिर इसके साथ ये सब क्या हुआ, क्या है कुछ करने का सोच रही है। और तभी इसी के साथ इसका पेट गुड़गुड़ाने लगता है प्लीज मुझ पर दया दिखाओ। और फिर एमसी भी शर्मा जाता है देख के और फिर उन्हें बोलता है ऐसा लगता है वो जो खराब दूध था बकरी का उसने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया है। और फिर एमसी रुसेल से बोलता है रुसेल खोल दो इसकी रस्सियों को। और फिर रुसेल बोलता है कि आप श्योर हो इसको लेकर, ये ट्राई कर रही थी आपको मारने का। और फिर एमसी उससे बोलता है यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट विटनेस है तो कम से कम उसे ट्रीट करो एक बेसिक ह्यूमन डिग्निटी के साथ। और फिर एमसी की बात सुन के ये भी कंफ्यूज जाते हैं डिग्निटी। और तभी चिल्ला के बोलती है तुम बास्टर्ड जल्दी आओ मुझे खोलो। और फिर रुसेल बोलता है ठीक है और इसी के साथ अपने आप को संभाल रही होती पूरी कोशिश करके प्लीज। और इसी के साथ मौसम खुला खुला हो जाता है और हम देखते हैं अपना काम खत्म करने के बाद ये आती है और एमसी के सामने झुक के बोलती है तो मुझे जाकर ये रिपोर्ट करना है जो वो असैसिनेशन था वो सक्सेसफुल हो चुका है। और फिर एमसी बोलता है हाँ बिल्कुल ऐसा ही, अब तुम समझ गई हो। और इसी के साथ वो चले जाती है। अगर मैं परफेक्ट तरीके से पता लगाना उस इंसान का जिसने लाइला को भेजा था उसके लिए हम लोगों को किसी ऐसी की जरूरत है जो मैनिपुलेट कर सके नाइट ऑर्डर को। और ऐसा इंसान
और तभी बाजू में से रुसेल बोलता है माय लॉर्ड। और एमसी देखता है उसकी तरफ और उसकी तरफ देखकर मैंने बोलता है तुम्हारे पास जरूर बहुत सारी चीजें होंगी जो तुम्हें मुझसे पूछनी है, क्यों है ना। और फिर रुसेल बोलता है एमसी से आखिर तुम्हें इतनी सारी नॉलेज मिली कहाँ से। और एमसी बताता है उन्हें अगर मैं तुम्हें ये कहूंगा कि मुझे ये सारी नॉलेज किताब पढ़ के मिली है, क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगे। और तभी एमसी की बात सुने के रुसेल बोलता है ऐसी बुक को पब्लिश करना इसके लिए तो मौत की सजा मिलनी चाहिए, और यहाँ तक कि इसे बहुत ज्यादा कम चांस है ऐसी बैन करी हुई किताब यहाँ कैसल में आसपास पड़ी हुई मिलेगी। और फिर उसकी बात सुन के एमसी भी हैरान हो जाता है और मैंने बोलता है अगर मैंने ये कहूंगा कि मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ तब भी ये लोग मेरे पे भरोसा नहीं करेंगे अगर ऐसी बात है। और एमसी फिर उनसे बोलता है क्या तुम्हें याद है वो डेगर जिसको मैंने अपनी छाती में मारा था। और फिर रुसेल बोलते हैं हाँ, लेकिन आखिर तुम उसकी बात क्यों कर रहे हो। और फिर एमसी बता रहा होता है ये डेगर मेरी फैमिली की विरासत है जो मेरी मदर की तरफ से मुझे दिया गया था, और ऐसा कहते हैं उसके अंदर एक मिस्टीरियस पावर है और वो पावर तुम्हें तभी मिल सकती है। और फिर रुसेल बोलते हैं अच्छा तो ऐसा है। और फिर एमसी उसको देखकर मैंने बोलता है इसे मुझ पर भरोसा नहीं है। और फिर उसे बता रहा होता है आखिर किसको पता था कि उस डेगर को अनलॉक करने के लिए यहाँ पर एक सीक्रेट तरीका है, और उस डेगर के सीक्रेट को अनलॉक करने का तरीका ये था कि तुम्हें उस डेगर को खुद अपने हाथों से अपने दिल पर मानना है। और फिर ये बोलते हैं ये तो बहुत ज्यादा अजीब है, लेकिन अगर ये डेगर एक रेयर आइटम था तो इसके बारे में तो पूरी दुनिया को पता होना चाहिए था। और तभी एमसी अपनी आंखें बंद करके सोच रहा होता है और उनसे बोलता है कहीं ऐसा तो नहीं, क्या तुम पहचानते हो क्लियर डेगर को। और ये सुन के रेसल भी चौंक जाता है ये तो बहुत ज्यादा पुराना डेगर है जो मुझे ग्रेट लेडी के द्वारा दिया गया था जिसे क्लियर डेगर कहते हैं। और फिर एमसी उन्हें बोलता है सुन के चलो ये काम तो हो गया। और इसी के साथ रुसेल बोलता है अगर ये सच में क्लियर डेगर है तो ये तो जरूर ट्रेजरों के बीच में भी बहुत ज्यादा वैल्यूबल ट्रेजर है। हाँ मैं समझ गया हूँ जो लॉर्ड की इतनी सारी नॉलेज है वो कहाँ से आई है। और फिर एमसी उन्हें बोलता है एक्चुअली वैसे मैंने उसे कभी देखा नहीं है। और फिर रुसेल बोलता है लेकिन, और फिर एमसी भी सीधा खड़ा हो जाता है और एमसी के ठीक पास आके बोलता है यहाँ पे किसी और को पता है इसके बारे में। और फिर एमसी बोलता है नहीं सिर्फ तुम हो जिसको पता है ये। और फिर बोलते हैं चलो तो फिर ठीक है। और फिर एमसी बोलता है इनसे वैसे आखिर तुम्हें क्या लगता है लैला की स्टोरी के बारे में। और फिर रुसेल बोलता है आखिर आपका इससे क्या मतलब है। और फिर एमसी ने बताता है ये फैक्ट है कि जो मेरे फादर हैं काउंट कोरिन जिस जगह के लिए वो जा रहे थे वो कहीं ना कहीं से लीक हो गई थी। एक ऐसा आदमी जो ऑलमोस्ट क्लास एडवांसमेंट में था वो मारा गया एक छोटे मोटे मोस्टर अटैक से, और जितने भी नाइट थे उनको गाइड करने वाले वो सारे के सारे एक साथ मारे गए वहीं पे। क्या तुम सच में भरोसा करते हो इस बकवासी स्टोरी पर। रुसेल ये सब सुनने के बाद मैंने बोलता है जो मेरे लॉर्ड हैं वो जरूर चाहते हैं पावर, ऐसे टाइटल लेने के बीच के स्ट्रगल में मैं सिंपली ऐसे एक साइड नहीं ले सकता। लेकिन जब बात आती है काउंट कोरिन की डेथ के बारे में यहाँ पे जरूर बहुत सारी चीजें अजीब है, और उनके साथ क्या हुआ है इसको लेकर कोई भी खास एविडेंस नहीं है। नहीं, एक सोल्जर होकर मैं मना करता हूँ अपने आप को ऐसे पॉलिटिकल चीजों में शामिल करने से। और इसी के साथ ये बोल रहे होते हैं माय लॉर्ड। और तभी एमसी चिल्ला के बोलता है जो मेरे फादर है वो मारे जा चुके हैं, अगर ये एक असेसन हुआ तो आखिर कौन है इस सब के पीछे। एक बार अगर मुझे पता चल गया कि कौन है इस सब के पीछे तो क्या कहना है, कैसे ले उससे हम लोग रिवेंज। और जैसे ही एमसी रिवेंज की बात करता है रसल एमसी के मुंह से सुन के हैरान हो जाता है। और फिर एमसी बोलता है मार दिया गया है मेरे फादर और आपके लॉर्ड को, और जो मास्टर माइंड है इस असैसिनेशन के पीछे वो है कोशरिन और गुरुनबिन फैमिली में से। और इस फैमिली में से कोई भी काउंट बन गया तो जितने भी रिवेंज की होप है सारी की सारी धरे रह जाएंगी। लेकिन हम लोग ऐसे हार नहीं मान सकते भले ये हालत इतना ज्यादा मुश्किल की ना हो। और देखता है घूरते हुए रसल की तरफ और उससे पूछता है क्या ऐसा है जो चिविलरी है जो लोग फैमिली को फॉलो कर रहे हैं उन लोगों ने ये सब असैसिनेशन की प्लॉटिंग करी है। और एमसी की बात सुन के कुछ नहीं बोलते और फिर जल्दी से एमसी के सामने झुकते मैं अपनी लॉयल्टी आपको देता हूँ मेरी लॉर्ड। और फिर एमसी मुस्कुराते हुए बोलता है कमांडर रसल। और फिर रसल बोलते हैं लेकिन प्लीज इसके बारे में मत भूलना जिस चीज को अभी मैंने छोड़ा है उसके ऊपर मेरा भरोसा 50 साल से था। और फिर एमसी मैंने बोलता है रसल एक रैंक 6 का वॉरियर है और सबसे ज्यादा पावरफुल फिगर इस काउंट टेरिटरी में, और वो मेरा अभी भी अलाय बन चुका है। एक ऐसा टाइगर जो शांत होकर चल रहा था अपने रास्ते पर लेकिन अब वो बन चुका है रिवेंज की रस्सियों से। और फिर एमसी इनसे बोलता है अपने सर को ऊपर करिए, यहाँ पे आपको जरूरत नहीं किसी ऐसे को लॉयल्टी देने की जिसके पास कोई प्रॉपर तरीके से नाइट का टाइटल भी नहीं है। और फिर रसल बोलता है बिल्कुल चिंता मत करिए मैं पूरी तरीके से मेक श्योर करूंगा आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनो। और फिर एमसी हैरान हो जाता है उनकी बातें सुन के और रस्ते में बोलता है हाँ ठीक है। और फिर मैंने बोलता है उधर जाने से पहले चलो चेंज करते सब्जेक्ट को, और नहीं तो जो स्पेशल ट्रेनिंग है वो भी कभी भी किसी मोमेंट पे शुरू हो सकती है। और फिर एमसी रसल से बोलता है जो काउंटेस है उनने इतने घटिया तरीके का यूज करा ये पॉइजन का, लेकिन तब भी उन्हें छोड़ दिया एविडेंस और विटनेस को, ये सब इतना काफी है जितने भी उनके ग्रुप है उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। ये शुरुआत है मेरे रिवेंज की। और फिर रसल बोलता है तो फिर ओल्ड मैन को क्या करना है इस सब के लिए। और फिर एमसी हंसते हुए बोलता है तुम्हें अब से। और इसी के बाद हमारा सीन इसी के ऊपर शिफ्ट होता है, यहाँ पे बहुत से लोग बैठे हुए होते हैं आमने सामने। और फिर ये बोलती है ऐसा लगता है सबके सब यहाँ पर आ चुके हैं और आसपास में जितने भी लोग होते हैं सब बात कर रहे होते हैं आखिर ये काउंटेस थ्रोन पे क्यों बैठी हुई है, और किसी रीजन के कारण जितना भी पूरा नाइट रूलर था वो सबके सब रात भर पूरे हाई अलर्ट पे थे। और फिर काउंटेस बोलती है आप में से बहुत से लोगों को पहले से पता होगा प्रिंस केलिस को लेकर वो कल की बात उसने कल मरने की कोशिश करी स्लो क्रीपिंग डेथ पॉइजन को पीकर। और ये बात सुनने के बाद ये बोलते हैं ये तो एक फेमस पॉइजन है जो ज्यादातर वो लोग यूज करते हैं जो मरना चाहते हैं, क्यों है ना, ऐसा लगता है उसका मरना तय है। और यहाँ दूसरी तरफ से कुछ लोग बोल रहे होते हैं पहले प्रिंस के मरने से तो अब तो इस ग्रुप का कोई मतलब ही नहीं है। और फिर दूसरा बोलता है अब हमें
हमें अपने कनेक्शन और अच्छे से बनाने होंगे। और फिर काउंटेस मन में बोलती है तो चलो वो दिक्कत खड़ी करने वाला केलिक्स जा चुका है, अब तो ये पक्का जो ग्रैनबी ने वो लेगा सीट को। और इसी के साथ एक जन पूछता है तो फिर कौन बनेगा अगला काउंट, और फिर इनमें से दूसरा बोलता है ये पहले से डिसाइड हो चुका है, क्या जो काउंटेस है वो बनेगी प्रतिनिधि सबकी। और यहाँ हम देखते हैं एमसी को, और यहाँ एमसी कुर्सी में बैठ के सब सुन रहा होता है और बोलता है ये तो धीरे धीरे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है, क्या तुम रेडी हो गए रसल। और रसल बोलता है ऑफ कोर्स, मैं आपको अंत तक फॉलो करूंगा मेरे लॉर्ड। और हम देखते हैं इस जगह का सीन, यहाँ पर अकाउंट मुस्कुरा रही होती है और इसी के साथ बहुत तेज गेट खुलता है इस जगह का, और यहाँ इस कमरे में बढ़ता हुआ आ रहा होता है। और काउंटेस देख के राउंड आती है क्या कैलिक्स, लेकिन कैसे। और एमसी को देखकर आसपास में सब लोग बात कर रहे होते हैं पहले प्रिंस तो जिंदा आएंगे, लेकिन यहाँ रसल इनके साथ यहाँ पे क्यों आए। और एमसी इनके पास आके बोलता है काउंटेस ये जो सीट है ये सीट तुम्हारी नहीं है। और एमसी की बात सुन के काउंटेस बोलती है ओ प्रिंस तुम तो फॉर्मल तरीके से बात कर रहे हो, तो कैसा फील कर रहे हो तुम अभी। और फिर एमसी मुस्कुराता है इसी के बदौलत मैंने पॉइजन पी लिया था, लेकिन लकीली मैं सर्वाइव कर गया। मैं अभी बताता हूँ सब कुछ इस समय क्या क्या हुआ था, चिंता मत करिए। तुम काउंटेस बहुत ज्यादा जल्दी में नहीं थी। और फिर गुस्से में देखती है तुम ऐसे बिना किसी सबूत के तुम किसी के ऊपर कैसे इल्जाम लगा सकते हो। और फिर एमसी चैन के साथ छोड़ता उनकी बात सुनने के बाद। और यहाँ पर ये चिल्लाई रही होती है एमसी को, हालांकि तुमने मुझे अपनी मदर के रूप में कभी नहीं माना, लेकिन तुम मुझे ट्रीट कर रहे हो कातिल की तरह, इसको मैं बिल्कुल भी माफ नहीं कर सकती। ये जो तुमने कहा ये बिल्कुल भी माफी काबिल नहीं है, मैं जाने नहीं दूंगी इस बात को बिल्कुल भी। और एमसी इसकी बात सुन के कान खुजाने लगता है। और फिर काउंटेस चिल्ला के बोलती है ये जगह एक ग्रैंड हॉल है और जहाँ पर जो भी तुमने बोला है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें लेनी होगी। और फिर एमसी बोलता है भली सारी सच्चाई सामने आ गई है, लेकिन तुम अभी भी ऐसे शांत हो। और फिर काउंटेस मन में बोलती है आखिर क्या प्लॉटिंग कर रहा है। और एमसी से बोलती है आखिर तुम ये सब क्या बात कर रहे हो। और फिर एमसी बोलता है चलो तो फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और फिर ताली बजाता है और हम देखते लायला को यहाँ पर लाते रस्सी बांधकर। और एमसी बोलता है चलो सुनते खुद विटनेस के मुंह से। और आसपास में लोग देख के बोलते हैं ये लड़की। और फिर काउंटेस हैरान हो जाती है देखकर, नहीं ये वो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी शायद वो नहीं होगी। और फिर एमसी लायला से बोलता है आखिर तुम्हारा नाम क्या है। और फिर लायला बोलती है मेरा नाम। और देखती है सामने की तरफ मेरा नाम लायला है। और काउंटेस हैरान हो जाती है और बोलती है आखिर क्यों, आखिर ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है। और लायला अपने बारे में बताती है मैं हूँ कोशरिन फैमिली से फर्स्ट रैंक के एजेंट शैडो कॉर्प्स स्पेशल ऑपरेशन यूनिट से। और फिर एमसी बोलता है क्या शैडो कॉर्प्स। और फिर लायला बोलती है ये एक ऐसी स्पेशल फोर्स है जो ऑर्फन बच्चों को इकट्ठा करती है जिनके पास कॉम्बैट टैलेंट है, और उन्हें भेज दिया जाता है बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ट्रेनिंग के लिए गोडा हाईलैंड कैंप में। और सिर्फ वही जो सबसे ज्यादा माहिर बच्चे हैं जो लोग सर्वाइव कर चुके हैं वही सिलेक्ट हो पाते हैं, और उस सब के बाद भेज दिया जाता है अलग अलग लोकेशन पर एक झूठी आइडेंटिफिकेशन के साथ। और फिर एमसी उससे पूछता है आखिर यहाँ सेकंड कंट्री के टेरिटरी में तुम्हारी कौन सी फेक आइडेंटिफिकेशन थी। और लायला बताती है मुझे यहाँ पोस्ट दी गई थी काउंटेस स्टेला के मेड के रूप में। और ये सब सुन के काउंटेस को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और बोलती है तुम। और फिर चुप होकर देख रही होती है एमसी की तरफ हैरानी से। और फिर एमसी और क्वेश्चन पूछता है क्या जो लेडी स्टेला है उनको तुम्हारी असली पहचान पता है। और लायला चुप हो जाती है और कुछ बोलती नहीं है। और फिर बोलती है हाँ उन्हें पता है। और ये सुनको इनको बहुत गुस्सा आता है और खड़े होकर बोलती है ये मेरे खिलाफ साजिश चल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये सच्चाई सुनने के बाद आसपास में लोग बोलते हैं लायला यहाँ पे काम कर रही थी 5 सालों से, और तुम ये कह रहे हो कि एक स्पाई है। ये चीज तो वायलेशन है कि किंगडम के कानून पर हमें आवाज उठानी होगी कोशरिन फैमिली के ऊपर। आखिर अभी क्यों, ये सब तो बहुत पहले से हो रहेगा, और यहाँ तक कि इसके बारे में हमारे पास पहले प्रूफ भी नहीं था। लेकिन अब दिक्कत की बात ये है कि अब हमारे पास विटनेस है। और ये सब सुनने के बाद इसके पसीने निकल जाते हैं और बोलता है डैम इट। और फिर चिल्ला के बोलता रसल से विस्काउंट रसल आखिर तुम ऐसे शांत होकर वहां पे क्यों खड़े हुए हो, क्या तुम सच में एक मेड की बातों पर भरोसा करोगे। और एमसी देखता है रसल की तरफ। और फिर रसल बोलता है ये कोई मेड नहीं है बल्कि एक अपराधी है जिसको पकड़ा गया अपराध करते समय, और उसने अभी ये सब खुद ही बोला है ये कि वो कोशरिन फैमिली से एक स्पाई है। भले ये सब सिर्फ बातें या नहीं, लेकिन तुम जज नहीं कर सकते। इसके मुझसे ये सब सुनने के बाद। और फिर गुस्से में बोलता है तुम विस्काउंट रसल। और फिर दूसरी सीट से लोग बोलते हैं तुम ये सब बकवास करना बंद कर दो। और उनकी बात सुनने के बाद ये बोलता है आखिर तुम लोग ये सब क्या कह रहे हो। और फिर लोग बोल रहे होते हैं जो अभी सबके पीछे अपराधी वो बात कर रही है, तो चलो अभी सुनो उसे। और फिर दूसरा बोलता है हाँ तुमने सही कहा। और ये मैंने बोलता है काउंटेस। और एमसी क्वेश्चन कर रहा होता है मुझे पॉइजन देने से पहले आखिर तुम्हें कौन सा मिशन दिया गया था। और लायला बताती है महीने में एक बार मैं सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके देती थी। और फिर एमसी पूछता है आखिर किस तरीके की इन्फॉर्मेशन। ज्यादातर तो सारे के सारे फाइनेंशियल खाते जो बनाए जाते थे चीफ ट्रेजरर के द्वारा, इन सब को लेकर के कितने खर्चे और कितनी कमाई हो रही है, और इसी के साथ जा चुके अकाउंट कोरिन के टाइम शेड्यूल और उनके जाने के रास्ते के बारे में, और जितनी पॉलिटिकल मूवमेंट्स हैंगी वेसल्स इनर सर्कल में उन सबको लेकर। और इस उनको लोग हैरान हो जाते हैं क्या ये तो इम्पॉसिबल है। और फिर एमसी बोलता लायला से आखिर वो कौन सा मिशन है जो तुमने अभी कुछ समय पहले किया है। और लायला बताती है मैंने ट्रिक किया प्रिंस कैलिक्स को एक ऐसे पॉइजन को पीने में जिसको कहा जाता है स्लो क्रीपिंग डेथ। और फिर रात होने के बाद में आई उनके रूम में और रख दिया एक नोट को जिसको देखने पर ऐसा लगे कि इनने खुद ही अपने आप को मारा है। और फिर एमसी कोल्ड नजरों से देखकर उसको बोलता है और ये सब करने का रिजल्ट क्या निकला। और लायला बताती है मैं पूरी तरीके से सक्सेस हो गई थी इनको पॉइजन देने में, लेकिन जब मैं एंटर करी इनके रूम के अंदर मुझे पकड़ लिया गया रसल के द्वारा और मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। और ये सब सुनने के बाद काउंटेस से स्टेला बहुत ज्यादा गुस्से में बोलती है अब चुप हो जाओ तुम। और टेबल से कूद के जा रही होती है और बोलती है क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ और एविडेंस है सबका, ये सब बस कहने की
की बातें। और फिर एमसी उनसे बोलता है तुमने कहा एविडेंस काउंट रसल। और फिर रसल बोलता है ठीक है, और दिखाता उनके सामने स्क्रोल को। ये देखो ये रहा वो नोट जिसको रखा गया था प्रिंस को पॉइजन देने के बाद। पिछली रात को मैंने पकड़ा था लाइला को और ये बड़ी चालाकी से वहाँ पे इस नोट को रख रही थी। और जो है मेरे हाथ में दूसरा स्क्रोल है, ये है डार्थ मेमोरी स्क्रोल, जिसके बारे में यहाँ पे बहुत से लोगों को पता होगा। इसके अंदर एक ऐसा मैजिक है, इसको टच करने से ये पता चल जाएगा कि लोगों के अंदर का इंटेंशन क्या है, उनके बुरे इरादों को वो सामने ला देगा। ये मैजिक दिखाएगा कि किसने ऑर्डर दिया था लाइला को, और जैसी सच्चाई सामने आएगी उस आदमी को भेज दिया जाएगा जेल के अंदर। और ये सब सुनने के बाद मैंने बोलता है हमें केस भी करके रोकना होगा कि एविडेंस सामने ना आए, अगर भले ही हमको यहाँ पे सबको शांत क्यों ना करना पड़े। और फिर एमसी देख लेता हूँ उन लोगों की तरफ और मैंने बोलता है मैं साफ साफ देख सकता हूँ कि आखिर ये लोग क्या सोच रहे हैं। और फिर एमसी अपना हाथ पीछे करता है और उन लोगों से बोलता है आओ यहाँ पे सबके सब सामने। और इसी के साथ बहुत सारी आवाजें आ रही होती हैं और ये आवाज सुन के भी हैरान हो जाते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे नाइट आ रहे होते हैं और यहाँ इन सब लोगों के पीछे जाके खड़े हो रहे होते हैं। और ये देख कर लोग भी हैरान हो जाते हैं, ये जगह तुम्हारे जैसे के लिए नहीं है। अब यहाँ की जितनी भी सिक्योरिटी है वो आ चुकी है गार्ड्स के अंदर। और हम देखते गार्ड लग जाते हैं सब लोगों के पीछे। और ये सब देखकर ये बोलते हैं विस्काउंट रसल, आखिर इस सब का क्या मतलब है। और फिर रसल बोलते हैं मैंने ऑलरेडी रिव्यू कर लिया है जो भी इस स्क्रोल में था, और ये सब देखकर मैं भी शौक होकर कह रहा हूँ यहाँ इस जगह पर शांति बनाए रखने के लिए मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है नाइट को यहाँ पे समन करने के अलावा। मैं चाहता हूँ कि आप समझे यहाँ पर। और फिर सामने से काउंटेस बोलती है लेकिन सोल्जर्स को लेके आना यहाँ पे ग्रैंड हॉल में ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और ये सब देखकर इसका बेटा घबराते हुए बोलता है मदर। और फिर काउंटेस मैंने बोलती है एक ऐसा नाइट जिसने कभी भी किसी की साइड नहीं ली वो अब सामने आके इस तरीके से एक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब इनके पास प्रूफ है जिसको झुठलाया नहीं जा सकता। यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं कर सकती। और फिर हमसे रसल से बोलता है बताइए काउंट रसल आखिर किस तरीके की पनिशमेंट मिलती है उस नोबल को जिसने असैसिनेशन का ट्राई कराएगा अपने खुद के ब्लड पर। और रसल बताते हैं किंगडम नोबल के कानून के अनुसार लटक कर मरने की सजा दी जाती है। और फिर काउंट अपने बेटे को पकड़ के बोलती है इसको इसके बारे में कुछ नहीं पता है, ये सब कुछ मैंने अकेले ही किया था कि एलेक्स भले हमारा खून का रिश्ता नहीं तुम्हारे साथ लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी मदर हूँ, प्लीज भरोसा करो मेरे ऊपर। और एमसी देखता है लाला की तरफ और लाला देखती है एमसी की तरफ। और फिर एमसी मुस्कुराते हुए बोलता है ओह क्या सच में, अच्छा तो ऐसा है लाला, क्या ऐसा सच था। और फिर लाला बोलती है जब मुझे मिशन मिला था काउंटेस से प्रिंस भी उस जगह पर खड़े थे। और ये सुनने के बाद एमसी मुस्कुराता आएगा और काउंट बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और देखती है एमसी की तरफ और रोते हुए बहुत चिल्ला के बोलती है नहीं ये झूठ है। और फिर एमसी मैंने बोलता है हाँ ये झूठ है, लेकिन तब क्या हुआ ऐसा ना हो जिन लोगों ने सबसे पहले असैसिनेशन की शुरुआत करी है वो लोग हैं असली कायर, लेकिन अभी इस समय के लिए जो लोमड़ी उसको हंट कर लिया गया है। और इसी के साथ में पहुंच चुका हूँ इसे क्लाइमैक्स पर। और हम देखते हैं उस सबके बाद ये गुस्से में दिख रही होती है एमसी की तरफ। और फिर उसका बेटा खड़े होकर बोलता है कि एलेक्स, और अपना नाम सुनने के बाद देखता है एमसी उसकी तरफ और ये देख रहा होता है एमसी की तरफ घुर घुर के। और फिर यहाँ से जा रहा होता है एमसी के पास और उसकी मदर रोक रही होती है और एमसी उसे देखता है अपने तरफ आते हुए। और फिर घूम के आ जाता है एमसी के बाजू में और एमसी के ठीक सामने आके घुटने के बल बैठ जाता है। और इसको ऐसा करते देखकर आसपास में जितने लोग होते हैं सबके सब बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और टेबल की दूसरी तरफ वाले खड़े होकर बोलते हैं लॉर्ड ग्रम्बिल आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो। और ये एमसी के सामने मुंडी झुका के बोलता है कि एलेक्स मुझे किसी भी तरीके की सजा मंजूर है लेकिन प्लीज मैं तुमसे भीख मांगता हूँ मेरी मदर को जाने दो। और ये सब सुन के ये भी चुक जाती है हाँ, और फिर चिल्लाते हुए बोलती है ग्रम्बिल अपनी सीट पे वापस आओ, ये सब मत करो। और आसपास के लोग ये सब देखकर बोलते हैं ये तो कुछ ज्यादा नहीं हो गया सेकंड प्रिंस का इतना सब कुछ करना। और फिर दूसरा बोलता है चुप हो जाओ नहीं तो प्रिंस के एलेक्स तुम्हें सुन लेंगे। और कुछ लोग इसको देखकर बोल रहे होते हैं ये अपनी मदर को बचाने के लिए इतना आगे तक चला गया, ये तो सच में बहुत ज्यादा है। और ये सब सुन के एमसी मैंने बोलता है ये सब क्या है, हवा का डायरेक्शन बदल गया, अब तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मैं विलन हूँ, कहीं ये तो नहीं इतनी देर से इस सब की प्लानिंग कर रहा था। और फिर एमसी गुस्से में अपने दांत मसलता है और इसे कंधे पे हाथ रख के बोलता है चलो ठीक है तुम सच में अपनी मदर की चिंता करते हो तो मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। और फिर एमसी की बात सुनकर थोड़ा सा खुश आता और बोलता है तो इसका मतलब तुम। और फिर एमसी कोल्ड तरीके से बोलता है उसको अगर तुम अपने अपराध को मान लेते हो तो मैं शायद तुम्हारी मौत की सजा को हटाने के लिए बात कर सकता हूँ। और ये सब सुन के भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और एमसी उसकी तरफ देखकर बोलता है लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनना, इसके बाद से अगर तुम जो कुछ भी कहने वाले हो उसको वापस नहीं लिया जाएगा, तो इसलिए सोच समझ के बोलना। और ये भी डर जाता और बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और फिर इसकी मम्मी पीछे चिल्ला के बोलती है इसको ग्रैंडबीन आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो, ऐसा कुछ भी मत करो, इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और तुम केलिक्स तुम एक छोटे भाई हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने बड़े भाई को ऑर्डर देने की। और काउंट के मुंह से ये सब सुनने के बाद आसपास में लोग बोलते हैं क्या कह रहे हो तुम ये बड़ा भाई, मैं तो अभी भी ये देख के सरप्राइज हूँ कि तुम आसपास की हालत को अभी भी नहीं समझ पाई हो, आखिर तुम्हारी ऐसी हिम्मत कैसे हो रही है, तुमने पहले ट्राई करा प्रिंस केलिक्स को मारने का और उस सब के बाद भी तुम इस तरीके से एक्ट कर रही हो। और ये सब सुनने के बाद ये मन्ने बोलते हैं अभी अभी तो हवा दूसरी तरफ चलना शुरू हुई थी, आखिर से ये सब बोलने की क्या जरूरत थी। और सामने से काउंटेस चिल्ला रही होती है एमसी को कैलिक्स है कैलिक्स तुम सुन पा रहे हो कि नहीं। और हम देखते हैं एमसी को नहीं लग रहा होता है और सामने की तरफ उंगली करके रसल की तरफ देखता है और रसल भी समझ आता है और बोलता है तुम दोनों सोल्जर जाओ और अपराधी को जाके अरेस्ट करो। और ये बोलते हैं ठीक है और आ जाता है इस जगह पर। और ये काउंटेस उनकी तरफ देखकर बोलती है क्या रुक जाओ, आखिर तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ। और फिर देखता अपनी मदर को और इसके मुंह में ये लगा दिया होता है जिससे बोल ना पाए और वो कोशिश कर रही होती है बोलने की लेकिन कुछ नहीं बोल पाती, सिर्फ आवाजें आ रही होती हैं। और ये सब देखकर ये भी अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर एमसी
से बोलता है, चलो तो अब ये सब हो चुका है, चलो तो फिर ठीक है, मैं तुमसे एक और बार पूछता हूँ, क्या तुम ये मानते हो कि तुमने मुझे मारने की कोशिश करी थी? और फिर एमसी की बात सुन के अपने दांत मसल के बोलता है, हाँ मैंने करा था ये सब कुछ। और फिर एमसी मैंने बोलता है, ऑफ कोर्स तुमने करा था, अगर तुम ये मानते नहीं तो वो जो डोरमी तुम्हारी तरफ देख रहा है वो तुम्हारी तरफ देखना बंद नहीं करता, तो इसका मतलब सब कुछ पहले से कैलकुलेटेड था। चलो ठीक है, मैं समझ गया जो भी तुमने कहा है। तो जबकि ग्रनबिन ने अपने अपराध को मान लिया है, तो जो मेमोरी ऑफ अर्थ स्क्रोल है जो परिवार के सम्मान को मिट्टी में मिला सकता है उसको बंद कर ही रखा जाएगा। तो जबकि ग्रनबिल ने अपने अपराध को मान लिया है बिना किसी एविडेंस को दिखाने से पहले, तो इससे जो इसकी सजा है उसको कम कर दिया जाएगा। और इस सब के प्रूफ के लिए कि तुम आगे फ्यूचर में ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, तो इस सब के लिए अपराधी को अपने मानहौल को खुद बंद करना होगा। और एमसी के मुंह से ये सुन के इसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और बहुत ज्यादा हैरान होकर बोलता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और हमें बताते हैं इसके बारे में, द किंगडम ऑफ नाइट रॉक किंगडम, ये एक सख्त क्लास बेस्ड सोसाइटी थी जिसको नोबल नाइट, कामनर और स्लेव में बांटा गया था। और सिर्फ एक ही तरीका था नाइट का पार्ट बनने के लिए, जो एक रूलिंग क्लास का पार्ट थी, और वो ये था कि तुम्हें माना को यूज करना था अपनी बॉडी को इनहेंस करने के लिए। और जो अभी इस समय की सोसाइटी है, यहाँ पर माना गेट को बंद करने का मतलब डेथ पेनल्टी है। और फिर अपनी मदर की तरफ देखकर मैंने बोलता है, मदर आखिर मैं क्या करूं? और ये सिर्फ उसकी तरफ देख पाती है और कुछ बोल नहीं पाती। और ये मन में बोलता है, अगर मैं बंद नहीं करूंगा अपने माना हॉल को, तो इसकी वजह से जो मोम का अपराध है वो सामने आ जाएगा और उन्हें दे दी जाएगी फांसी की सजा, और मैं ये सब कैसे भी करके नहीं होने दूंगा। और हम देखते हैं इसकी मोम को, ये बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही होती है यहाँ पर। और सोल्जर बोलते हैं, प्लीज हिलिए मत। और फिर मैंने बोलती है, ग्रनबिन माना हॉल को बंद करने का मतलब ये नोबल के लिए बिल्कुल एक डेथ पेनल्टी के समान है। और फिर इसी के साथ ही लंबी सी सांस छोड़ता है और बोलता है, ठीक है, लेकिन जो प्रॉमिस है उसको हर कीमत पे बनाए रखना है। और असर बोलते हैं, ऑफ कोर्स, ये लो ये रहा स्क्रॉल। और वो लेता है इस स्क्रॉल को, ठीक है, और आधा खोल के अपने मुंह में रख लेता है और खोलता अपने माना कोर को। और ये सब देखकर इसकी मदर रोते हुए मैंने बोलती है, नहीं रुक जाओ ग्रनबिन, एक बार अगर माना होल बंद हो गया तो यहाँ तक कि जो ग्रैंड मास्टर है वो भी इसको ठीक नहीं कर पाएंगे, तुम्हारा फ्यूचर इसमें दाव पर है। और इस स्क्रॉल में जो आधा कागज नीचे लटका हुआ था उसको ये फाड़ देता है। और तभी जो इसका माना होल होता है वो बहुत तेजी से घूमने लगता है और इसी के साथ बहुत तेज हवा चल रही होती है। और एमसी तो बिल्कुल शांत होकर दिख रहा होता है उसकी तरफ। और फिर एक आवाज आती है और जितनी भी हवा चल रही थी इतनी तेजी से सबकी सब रुक जाती है। और जो इसका जो है माना कोर है वो धीरे धीरे छोटा होने लगता है और इसका माना कोर धीरे धीरे गायब हो रहा होता है। और ये सब देखकर आसपास में जितने भी लोग बैठे होते हैं सबके सब बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और फिर उसकी मदर बोलती है, इसी के साथ जो तुम्हारा माना होल है वो पूरी तरीके से बंद हो चुका है। और ये सब देखकर ही मैंने बोलता है, जैसा मैंने सोचा था ये तो उससे बेहतर तरीके से हो गया, अब मैं मदद कर सकता हूँ अपने मदर की। और हम देखते काउंटेस को, ये मैंने बोलती है, सब देखकर अब सब कुछ खत्म हो चुका है, भले ये मेरा खुद का बेटा है लेकिन इसके पास कोई ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है सबका, और ये बहुत ही ज्यादा भोला है। और ये अपनी मदर की तरफ देखकर उनसे बोलता है, मदर बिल्कुल भी निराश मत होइए, सच्चाई ये है कि मैं हमेशा से बनना चाहता था एक आर्टिस्ट। और हम देखते उसकी मदर को, ये बहुत ही गुस्से में होती है और मैंने बोलती है कि एलेक्स। और हम देखते हैं इतनी पावर लगाती है जो इसके मुंह में बंधा हुआ था उसकी चेन टूट जाती है। और ये बहुत ही ज्यादा गुस्से में चिल्ला के बोलती है कि एलेक्स, मैं तुम्हारी पीढ़ी तक को श्राप देती हूँ, मैं तुम्हें चीर के रख दूंगी। और फ्रेम से बता रहा होता है, अगर तुम मानो को यूज नहीं कर सकते तो चाहे तुम कितना भी ट्राई क्यों ना कर लो, तुम सिर्फ पहुंच पाओगे क्लास 3 के नाइट के लेवल तक, और तुम बड़ी मुश्किल से पहुंच पाओगे लायला के लेवल तक। लेकिन जो गिल्ट है किसी ऐसे बच्चे के फ्यूचर को उससे छीन लिया है जो अभी भी मिडिल क्लास में, नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ गेम के कैरेक्टर है, अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये चीज मेरे पे बैकफायर कर सकती है। और असल देख लेते हैं एमसी को ऐसा करते हुए और कंफ्यूज होकर मैंने बोलते हैं, आखिर इसको क्या हुआ? और फिर एमसी देखता है उनकी तरफ और मैंने बोलता है, अब हमने ऑलरेडी कर लिया है तो अब हम लोग यहाँ से पीछे नहीं हट सकते। और फिर खांसते हुए उनसे बोलता है, चलो डिस्पोजल की तैयारी करते काउंट रसल। और फिर काउंट रसल बोलते हैं, जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती उन लोगों के ऊपर जो लोग असैसिनेशन के पीछे हैं, तब तक लेडी स्टेला और प्रिंस ग्रनबिन उनको किसी भी तरीके से आपस में कांटेक्ट करने से पूरी तरीके से रोक दिया गया है। और तब तक ये कैद रहेंगे एनेक्स में। और आज के बाद से आपको पूरी तरीके से रोक दिया गया है बाहर की दुनिया से किसी भी तरीके का कांटेक्ट करने से। और गार्ड लोग इन लोगों को ले जा रहे होते हैं जेल में डालने के लिए। और एमसी देखता पलट के उन लोगों की तरफ और रसल इनके पास आके बोलता है, द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर गिड्रोस, आपको सस्पेक्ट किया गया कि आपने लीक कराएगा बहुत ही ज्यादा जरूरी डॉक्यूमेंट्स को। अभी इस समय से इनकी जो करंट पोजीशन इनको इनसे हटाया जा रहा है और मेरी तरफ से ऑर्डर है कि इसके ऊपर पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करी जाए, ले जाओ घसीट के इस अपराधी को। और फिर सोल्जर बोलते हैं, ठीक है। और ये बोल रहा होता है, मैं उन सबसे अलग हूँ, प्लीज रुक जाओ। और वो गुस्से में सोल्जर से बोलता है, तुम लोली सोल्जर, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे अपने गंदे हाथों से छूने की? और ये सब सुनने के बाद सोल्जर भर के देता मुक्का उसके पेट में और सोल्जर ले जा रहे होते हैं इसे भी जेल में डालने के लिए। और एमसी ये सब देखकर मैंने बोलता है, तुमने बहुत अच्छा किया। और ये सब देखकर आसपास में लोग बोलते हैं, ये सब क्या हो रहा है? क्या ये सब कुछ हमारे साथ भी होगा? क्या हमें भी मिलेगी इस तरीके की पनिशमेंट? और लोग बात कर रहे होते हैं एमसी के बारे में, ना ही प्रिंस केलिस के पास टाइटल है और ना ही किसी तरीके का सपोर्टिंग ग्रुप, तो आखिर क्यों काउंट रसल किसी ऐसे की मदद कर रहे हैं? कहीं इसका मतलब जो पूरा का पूरा नाइट ऑर्डर है वो सबके सब प्रिंस के साथ तो नहीं मिल गए जो सक्सेसर को लेकर बात थी? अब वो देखकर लगता है सब कुछ खत्म हो चुका है। जो काउंट रसल है उन्हें जानबूझ के हमें ये सब दिखाया कि वो क्या कर सकते हैं। इसका मतलब ये वार्निंग है
लिए प्रिंस केलिस की तरफ से हमारे लिए। और फिर काउंट रसल बोलते हैं सिक्योरिटी चीफ, और ये भी थोड़ा हैरान होकर बोलते हैं हाँ तुम्हें सस्पेंड किया जा रहा है तुम्हारी ड्यूटी से और आपको सख्त कारावास में रखा जाएगा। और इसके अलावा प्लीज आसपास में लोगों के साथ बात करके किसी भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग खड़ी ना करें। और रसल की ये बात सुनने के बाद ये बोलता है ठीक है मैं समझ गया। और रसल को ये सब करते देखकर ये लोग भी हैरान हो जाते हैं। और सामने से एजेंट एमसी को बोलता है मुझे माफ कर दीजिए, ये सब कुछ हुआ है मेरी मैनेजमेंट की वजह से, प्लीज अप्रूव कर दीजिए अपनी तरफ से मेरे रेजिग्नेशन को। गेरोड ये बहुत ज्यादा केपेबल ही नहीं बल्कि इसके जितने भी साथी हैं वो सबके सब इसके ऊपर भरोसा करते हैं। और इसके अलावा ये पहले से रसल के साथ है, यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क है हमारे ऊपर बेकलेस होने का। और फिर रसल बोलते हैं चीफ एडमिनिस्ट्रेटर जो आपकी रिक्वेस्ट है कि रिजाइन करने की उसको मना कर दिया गया है। ये है की पूरी लिस्ट, और इस लिस्ट के अंदर जितने भी लोगों के नाम है हमें ऐसा लगता है कि वो सबके सब इसमें शामिल है। और इन सबको लेकर ये ऑर्डर है कि इनको इनकी ड्यूटी से निकालना है और भेज देना जेल के अंदर। और इन सबको देखकर प्लीज ये बताइए आगे चल के किसी भी तरीके की बाधा तो नहीं आएगी। और सामने से वो माफी मांगते हैं एमसी से, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और फिर रसल बोलते हैं प्रिंस केलिक्स। और फिर एमसी उनके पास जाके बोलता है काउंट रसल सारे के सारे लेकिन जो 4 फाइनेंशियल ऑफिसर हैं उन लोगों के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन करनी है। ऐसा लगता है अब ये जरूरी है यहाँ पर एक नए फाइनेंशियल ऑफिसर को भेजना। और ये सब सुन के हैरान हो जाते हैं क्या प्लीज कुछ दया तो दिखाइए उन लोगों के ऊपर जिन लोगों के अपराध बहुत कम है। अगर यहाँ पर कोई भी सिंगल हायरिंग का ऑफिसर नहीं रहा तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बड़ी दिक्कत हो सकती है। और फिर एमसी मैंने बोलता है सुनने के बाद नहीं हम लोग को फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में किसी ऐसे को रखना चाहिए जिनके ऊपर हम पूरे तरीके से भरोसा कर सके। क्या आप ऐसा कह रहे कि इन्वेस्टिगेशन को बीच में छोड़ दो कुछ चीजों के बिगड़ जाने के डर के कारण? वो तो आभारी होंगे मेरे लिए कि मैंने उनको एक मौका दिया है। और या तो वो लोग अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं लेकिन उन लोगों ने सिर्फ छोटी मोटी गलतियां तो करी हैं। और फिर एमसी बोलता है चलो तो फिर ठीक है लेकिन मैंने ऑलरेडी तय कर लिया है कि मुझे क्या करना है। और ये एमसी को देखकर मैंने बोलता है तुम तो वो पहले जैसे प्रिंस बिल्कुल भी नहीं हो, तुम पहले एक कमजोर दिल के बच्चे थे जो किसी भी तरीके का डिसीजन नहीं लेता था। और आसपास में लोग बात कर रहे होते हैं अगर रसल सिंबल है मार्शल पावर का और गेरोड सिंबल है विद्वानता का, और अभी इस समय जो गेरोड है वो प्रिंस के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा है, क्या ये सब कुछ सच में हो रहा है? और इसी के साथ एमसी मुस्कुराता है तो इसी के साथ जो पावर है सेकंड किंगडम की वो ऑलमोस्ट अब मेरी हो चुकी है। चलो तो फिर अब इसी के साथ देखते हैं। और तभी एक बहुत तेज रोशनी आती है और एमसी देखता है इसके स्टेटस को। और यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं एमसी सबके स्टेटस को दिख रहा होता है और मुस्कुराते हुए मैंने बोलता है ये तो इंटरेस्टिंग है। और सब लोगों के स्टेटस को खोलने के बाद एमसी पढ़ लेता है सब लोगों की जानकारी को। रसल ने जितने भी लोगों के नाम की लिस्ट दी होती है इनको, ये उन सारी लिस्ट को चेक कर रहे होते हैं। और एमसी इनको देखकर बोलता है गेरोड ने कहा कि इनको चेक करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और बाजू में दूसरे लोगों की तरफ देखकर बोलता है लेकिन जो ये लोग हैं इनको पढ़ना तो बहुत ज्यादा आसान है। और यहाँ तक कि जो इनके अपोजिट वाले ग्रुप हैं ये जरूर सारे के सारे एलिमिनेट हो जाएंगे। और यहाँ तक कि उनकी पोजीशन कितनी भी ऊपर तक की क्यों ना हो, और स्पेशली वो लोग जो किसी काम के नहीं है, मैं सिर्फ उन लोगों को यूज करूंगा जो सर्वाइव कर जाएंगे लॉयल्टी कॉन्टेस्ट को। और एमसी को ऐसा स्माइल करते देखकर ये लोग मन्ना बोलते हैं आखिर किस तरीके की स्माइल है, ये तो बहुत ज्यादा डरावनी है। और ये लोग मन्ना बोलते हैं अगर प्रिंस केलिस को तुम पसंद नहीं आए तो लिटरली तुम अपनी मुंडी खो सकते हो। और ये सबके सब जल्दी से आते हैं एमसी से बात करने के लिए। नहीं सबसे पहले मैं बात करूंगा, जो सबसे पहले जाएगा वो बात करेगा। और फिर एमसी उनसे बोलता है ऐसा धक्का मुक्की मत करो, यहाँ पे बहुत सारा टाइम है, आराम से बात करेंगे। और रसल भी देखता है ये सब होते हुए और इसको भी समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये सब क्या हो रहा है, और खुजाने लगता है अपने सर को। और इसी के साथ रात हो चुकी होती है और इतना सारा काम करने के बाद एमसी अंगड़ाई लेता है और अपने बिस्तर पे आके लेट जाता है। सच में मैं तो बहुत ज्यादा थक गया हूँ। और फिर सोच रहा होता है सब चीजों के बारे में, एक एवरेज स्टूडेंट जो दिखने में भी एवरेज है, मैं बस हर तरीके से एवरेज था, लेकिन तब क्या होगा अगर मैं इस गेम को हरा देता हूँ तो, जिसको किसी ने भी पहले क्लियर नहीं करा है। और फिर सबके बाद मैं भी बन जाऊंगा एक स्पेशल। सब कुछ अब यहाँ पे खत्म हो चुका है। मैं ये आशा करता हूँ कि मैं रिबोन हो जाऊँ एलियन कॉन्टिनेंट में, तो फिर मैं बना रह पाऊंगा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और फिर एमसी सब सोचने के बाद बनने बोलता है जो रुको सीड ऑफ गॉड्स, इस गेम को क्लियर करने के बाद तुम बैठ सकते हो गॉड्स की सीट पर। जब मैंने पहली बार गेम को स्टार्ट करा था और हम देखते हैं वो सेम चीज उसमें बता रहे होते हैं जब इसने गेम में लॉगिन करा था, तुम पैदा हुए हो छोटी सी इनसिग्निफिकेंट सोल के साथ, तुम्हें इसमें सर्वाइव करना और बनना है हीरो और हरा दो रिजरेक्टेड रिबिल गॉड को और बड़ो गॉड्स की सीट पर, और उसके बाद जो तुम्हारी एक विश है वो पूरी करी जाएगी। और ये सब याद आने के बाद एमसी हैरान हो जाता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जो मैंने जाने अनजाने में विश मांग ली थी कि मुझे इस कॉन्टिनेंट में रिबोर्न होना है, क्या उन लोगों को ये लगा कि मेरी विश वो थी? और लेट जाता वापस बिस्तर में। चलो अब इसमें कुछ कर भी तो नहीं सकते, वापिस थोड़ा सब कुछ पीछे हो जाएगा। अगर मैं क्लियर कर देता हूँ इस दुनिया को फिर से तो मैं फिर से गॉड्स की सीट पे जा सकता हूँ और फिर उसके आदमी मांग सकता हूँ एक और विश को, मैं डेफिनेटली क्लियर करूंगा इस दुनिया को। और ये सब बोलने के बाद सो जाता है। और फिर सुबह हो जाती है और एमसी उठ के अपने हाथ पैरों को सीधा कर रहा होता है। चलो अब ठीक है, अब कहाँ से स्टार्ट करूँ मैं? सबसे पहले मुझे एरियल टेरिटरी के बारे में पता है लेकिन मैंने कभी भी नहीं सुनाएगा सेकंड टेरिटरी के बारे में, आखिर ये जगह वैसे है कहाँ पर? चलो मैप में देखते हैं। और अचानक से एमसी के सामने स्टेटस के अंदर मैप दिखने लगता है और उस मैप के ऊपर लिखा हुआ होता है तुम्हारे पास हिस्ट्री है कि तुमने कॉन्टिनेंट ऑफ एलियन को कॉन्कर कर चुका है, क्लियर बोनस, जितने भी मैप्स हैं सबके सब तुम्हें दिखाई देंगे। और ये सुन के एमसी खुश आता है, वाह सीरियसली ये तो बिल्कुल एक ट्रेजर की मैप की तरह है, ये सारे के सारे डंजन और ये रास्ते ये सब के सब दिखाई दे रहे हैं इस मैप में, ये तो बिल्कुल उस गेम की तरह फीचर्स हैं जो क्लियर बोनस है। इसके बारे में किसी को इसलिए पता नहीं है क्योंकि पहले कोई भी इस गेम की
एंड तक पहुंचा नहीं है। इस मैप के अंदर जितने ही मार्केंगे सबके सब दिखाई दे रहे हैं और इसमें वो भी इन्फॉर्मेशन दिखा रहे हैं जिसके बारे में मेरे को पहले पता नहीं था। अब तो सब कुछ मेरे लिए बहुत ही ज्यादा आसान है। जरा रुको, आखिर ये कौन सा साल है? इंपीरियल ईयर 289। हाँ, जो हीरो डेस्टिनी वो तो स्टार्ट होगा इंपीरियल ईयर 294 में। तो मुझे पता नहीं था पहले एरन और सेकंड टेरिटरी के बारे में। हाँ, जरा रुको, कहीं इसका मतलब जो मेरे पास टेरिटरी हैगी वो 5 साल बाद गायब हो जाएगी? आखिर ये सब क्यों होना था? हाँ, मुझे याद आ रहा है कि रसल ने बताया था कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा बेकार है, शायद इसी की वजह से मैं ऑलमोस्ट मारा गया था। और यहाँ तक कि हम लोग एक मेड को भी अफोर्ड नहीं कर सकते। चलो एक बार नजर डालते हैं फाइनेंशियल स्टेटस विंडो पर। जैसे ही हमसे देखते हैं यहाँ के फाइनेंशियल स्टेटस को, उसके बाद अचानक से एक बहुत तेज आवाज आ रही होती है सिस्टम के अंदर से और फिर अपने कानों को बंद करके बोलता है आखिर अचानक से ये सब क्या हो रहा है? और इसी के साथ सिस्टम के अंदर सारी जानकारी दिखने लगती है और एमसी उसको देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा इस सब पे। आखिर ये कैसे हो सकता है? आज मुझे यहाँ पे अपना सामान पैक करके और कुछ पैसे लेके यहाँ से भाग जाना चाहिए। नहीं, लेकिन मैं कैसे छोड़ सकता हूँ इस जगह को? मैं पैसों को दोबारा भी कमा सकता हूँ, लेकिन जो ये जगह है ये मुझे मेरी फैमिली की तरफ से मिली हुई है और अगर मैं इसको यहाँ पे छोड़ के चला जाता हूँ जिसको मैंने पाने के लिए इतनी मेहनत करी है, तो ये तो सच में बर्बादी होगी इस सबकी। चलो सबसे पहले चेक करते हैं चेक इन स्टेट के जितने भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड है उन सबको। जितने भी टैक्स फार्म वाले एरिया से कलेक्ट करे जाते हैं उसमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं बाकी टेरिटरी से। और जो नेशनल डिफेंस बजट है उसको पिछले साल कुछ समय के लिए बढ़ा दिया गया था, तो इस वाले पार्ट में कुछ दिक्कत नहीं है। और अगर दूसरी चीजों को लेकर देखे तो, और इसी के साथ एमसी यहाँ पे सब कुछ चेक कर रहा होता है और चेक करते करते शाम हो जाती है और फिर रखता है इस किताब को टेबल पे। सच में मैं तो बहुत ज्यादा थक गया सब चेक करते करते, हर एक डॉक्यूमेंट को चेक करना और वो भी पूरे 10 सालों तक के, ये तो सच में बहुत ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है, यहाँ शेकन किंगडम से बहुत दूर जो मेड्रोसा डेजर्ट किंगडम है उसके साथ व्यापार पूरी तरीके से बंद हो चुका है। दो नेशन के बीच व्यापार रुक जाने से जो सीमा शुल्क होती है उसमें कोई कमी नहीं आती। लेकिन और फिर सब सोचने का थोड़ा सा चुप होता है और फिर बहुत ही गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है आखिर लोगों ने इतने सारे पैसे लिए कहाँ से थे? इनका अकेला जो ब्याज है वो तो पूरे 1 साल के टैक्स जितना आएगा। अगर मैं इसमें लगातार ऐसे दिखता रहा तो मुझे तो ऐसे और कर्जे मिलते रहेंगे। इस सब को लेकर मुझे और इन्फॉर्मेशन की जरूरत है। और इस सबसे एमसी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और फिर थोड़ा देर सोच रहा होता है। हाँ, इन्फॉर्मेशन, हाँ अगर मैं इसके बारे में सोचूं, यहाँ पर है एक जन ये सुअर जिसको लॉक करके रखा हुआ अंडरग्राउंड जेल में। और फिर एमसी सीढ़ियों से उतर के जा रहा होता है नीचे अंडरग्राउंड में और मैंने बोलता है अगर मैं थोड़ा सा फोर्स करके उसको गुलवाऊंगा तो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और सामने गार्ड जैसे एमसी को दिखता है सैल्यूट करके बोलता है प्रिंस केलिक्स, आखिर आपके यहाँ पे कैसा आना हुआ? और फिर एमसी बोलता है मुझे ले चलो गिड्रस के सेल की तरफ। और वो गार्ड बोलता है ठीक है आइए मेरे पीछे। और यहाँ पर एमसी को बहुत ज्यादा बदबू आ रही होती है और मैंने बोलता है आखिर ये सब क्या है? यहाँ की कोई देखभाल ही नहीं करता क्या? ये सब तो पूरी तरीके से नजरअंदाज करके रखा हुआ है। और यहाँ आने के बाद एमसी देखता है आसपास और ये गार्ड एमसी से बोलता है मैंने तो ये कभी इमेजिन नहीं करा था कि प्रिंस केलिक्स भी यहाँ पर कभी आएंगे। और एमसी इसको देखकर मैंने बोलता है ये मैंने एक सिक्योरिटी गार्ड है एक चीफ का, ऐसे जो लोग होते हैं वो झुक जाते हैं पावर के सामने, चलो फिर ये करते हैं। और फिर एमसी यहाँ पे रुक जाता है और ये गार्ड एमसी को यहाँ पे रुका हुआ देखकर बोलता है प्रिंस केलिक्स क्या हुआ? और फिर एमसी मैंने बोलता है जो चीफ सिक्योरिटी होते हैं वो अथॉरिटी के सामने कमजोर पड़ जाते हैं, अगर जिन भी इंसानों को इसने पकड़ा है उनमें से कोई इनोसेंट निकल गया तो। और फिर एमसी उससे बोलता है मुझे लगता है उन लोगों को एक मौका देना चाहिए अपने नाम को क्लियर करने का, क्यों क्या सोचते हो तुम? और ये झुक के बोलता है एमसी से हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और फिर एमसी बोलता है और वहीं दूसरी तरफ ऐसे अपराधी जिनको निकालना नहीं चाहिए जेल से वो अगर बाहर आ गए उनके ऊपर दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करना, इसलिए मैं इस मिशन को तुम्हारे पास छोड़ रहा हूँ, ठीक है जेलर? और एमसी की बात सुनने के बाद ये जेलर बोलता है ठीक है मेरे लॉर्ड। और फिर एमसी मैंने बोलता है ये आसानी से बिट्रे कर देगा चीफ ऑफ सिक्योरिटी को जिसको ये फॉलो कर रहा है, तो अभी इस समय मैं हूँ इसका एक नया स्ट्रॉन्ग लीडर, वेल मैं इससे बहुत सारे काम निकलवाऊंगा अब। और फिर एमसी बोलता है जेलर से और एक और चीज, मैं अभी लॉर्ड नहीं हूँ तो इसलिए अभी जो तुम कह रहे हो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखो। और जेलर बोलता है मैं इसके लिए बहुत ज्यादा माफी चाहता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए प्रिंस। और फिर एमसी मैंने बोलता है देखकर ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा कुछ अलग नहीं हूँ पॉलिटिकल लोगों से। और पीछे जेलर से बोलता है तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, ले चलो मुझे गिड्रस के पास। और ये लोग यहाँ पर आ जाते हैं और अचानक से सामने एक आवाज आती है और एमसी और ये जेलर देखते हो उस आवाज की तरफ और हम देखते हैं यहाँ पर जेल के अंदर ये आवाज कर रहा होता है और चिल्लाते हुए बोलता है मैं खा नहीं सकता ऐसे डिस्कस्टिंग खाने को और वैसे भी मैं जल्दी निकलने वाला हूँ इस जगह से। और एमसी इसके सेल के पास आके बोलता है तो क्या तुम्हारे पास यहाँ पे तरीका है निकलने का? और हंसते हुए बोलता है क्या तुम यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रहे हो? और जेल के अंदर से गिड्रस बोलता है मैं आपका इंतजार कर रहा था मेरे प्रिंस, देखकर ऐसा लगता है कि अब आपके ऊपर मेरा एक कर्जा है। और एमसी हैरान को बोलता है हाँ क्या तुम यहाँ जेल में पड़े पड़े सपना देख रहे हो? आखिर कहाँ से मेरे ऊपर तुम्हारा एक कर्जा है? और मैं तो इसको लेकर मेक श्योर कर रहा हूँ कि जिस रस्सी में तुम लटकोगे वो बहुत ज्यादा मजबूत हो। अब ऑलमोस्ट टाइम आ चुका तुम्हारे एक्सिक्यूशन का। और सामने से गिड्रस बोलता है भले ही मैं कैसा भी दिखता हूँ लेकिन मैं पूरे 20 सालों से काम कर रहा हूँ इस सेकंड किंगडम में एक फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में। और जो रीजन है कि प्रिंस क्यों इतनी दिक्कत उठाकर यहाँ मुझसे मिलने आए हैं द चीफ ऑफ फाइनेंशियल ऑफिसर से, मुझे लगता है मैं ये समझ सकता हूँ। और फिर एमसी बोलता है तुम्हारा मतलब पहले रह चुके फाइनेंशियल ऑफिसर से? और गिड्रस बोलता है तुम जानना चाहते हो इस स्टेट के ऊपर जो इतना बड़ा कर्जा है उसके बारे में, क्यों है ना? और एमसी मैंने बोलता है ये सुअर इसे अपनी जगह पता नहीं है। और गिड्रस मुस्कुराता हुआ दिख रहा होता है एमसी की तरफ। और फिर एमसी जेलर से बोलता है जेलर। और जेलर बोलता है हाँ क्या यहाँ पर कोई है जो टॉर्चर एक्सपर्ट है? और ये सुनने के बाद जेलर बोलता है
हाँ यहाँ पर है, जल्दी जाओ और उसे लेकर आओ। और जेलर बोलता है क्या अभी इस समय? और ये सुनने का एमसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उससे बोलता है क्या तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? और एमसी को ऐसा देखकर ये भी डर जाता है और एमसी से बोलता है मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। और जल्दी से भाग के जाता है यहाँ से। और उसको जाता देखकर एमसी मैंने बोलता है इसको ये लगा कि मुझसे स्मूथ तरीके से बात कर सकता है क्योंकि मैं छोटा हूँ। और यहाँ पर ये जेलर भाग के जा रहा होता है और मन में बोलता है इस इंसान की रियल पावर है सेकंड स्टेट के पीछे। और गिडरस मन में बोलता है डेम इट, ये तो टॉर्चर एक्सपर्ट को बुला रहे हैं, ये तो सच में बहुत ज्यादा बुरा हुआ। और एमसी बोलता है मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे जैसा कोई ज्यादा देर तक संभाल पाएगा, लेकिन इस सब में अपना बेस्ट देना। अगर मैं खुश हो गया तुम्हारे ऐसे डटे रहने से तो मैं शायद तुम्हारी फांसी की सजा चेंज करके डायरेक्ट स्लो क्रीपिंग डेथ दे दूं। और ये सुन के ये भी हैरान हो जाता है नहीं ये तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ, और जो भी ये सब कह रहा है ये इसको लेकर पूरी तरीके से सीरियस है। और फिर गिडरस एमसी से बोलता है प्रिंस प्लीज मेरी जान बख्श दीजिए, ऐसा मत करिए, मेरे पास बहुत ज्यादा जरूरी इन्फॉर्मेशन हैंगी और एक बहुत ज्यादा बड़ा प्रॉफिट कमाने का मौका। और ये सब सुनने का एमसी मैंने बोलता है ये इंसान तो मेरा टाइम बर्बाद कर रहा है। और एमसी गिडरस से बोलता है चलो तो फिर सुनते हैं आखिर तुम क्या कह रहे हो। और फिर गिडरस बताता है जितना भी कर्जा है यहाँ शेकन स्टेट के ऊपर वो सबका सब एक मर्चेंट है जिसका नाम है गेरेड मिरास, वो सबका सब उसके ऊपर है। और ये सुनने के बाद एमसी बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है। जो गेराड है वो मैनेज करता है कोशरिन फैमिली के सीक्रेट वर्ल्ड को, जो कोशरिन फैमिली उन्हें यूज करा गेराड को जितने भी टैक्स है माइनिंग से आने वाले उन सबको अलग करने को जो जाते थे रॉयल फैमिली के पास। और एमसी बोलता है तो, और एमसी की बात सुनने के बाद ये बोलता है तो अगर हम लोग उसके ऊपर इस सब का इंजाम लगा देते रॉयल फैमिली के इंजाम लगाने से पहले तो इससे जितना भी कर्जा हमारे ऊपर है वो हमें भरना नहीं होगा। और फिर एमसी बोलता है तब क्या होगा अगर उसने कर्जे से रिलेटेड सारे के सारे राइट्स को कम प्राइस पर बेच देता है? तो एग्जाम्पल के रूप में अगर वो बेच देता है कोशरिन फैमिली को तो। और गिडरा से सुन के हैरान हो जाता है अगर ऐसा हो गया तो फिर। और फिर मैंने बोलता है मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था। और इसी के साथ यहाँ पर जेलर आ जाता है टॉर्चर एक्सपर्ट को लेकर और एमसी से बोलता है प्रिंस में लेके आ गया हूँ उसको। और हम देखते हैं इसको ये अपने साथ एक कुल्हाड़ी लेकर आया होता है और एक सफेद कलर का मास्क पहना हुआ होता है। और वो जेलर बताता है एमसी को ये बेस्ट टॉर्चर करने वाला इंसान इस पूरे सेकंड टेरिटरी में। और उसको देखकर तो एमसी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और गिडरस तो हैरान हो जाता है उसको देखकर और चिल्लाते हुए एमसी से बोलता है प्लीज प्लीज कुछ दया दिखाइए मुझ पे। जो कोसरिन फैमिली उसके पास बहुत सारे काले धन का भंडार है और वो कम से कम 1 मिलियन गोल्ड तक का होगा। और ये सुनने का देखता है एमसी उसकी तरफ और गिडरस एमसी को दिख रहा होता है अपनी चमकती हुई आंखों से। और फिर एमसी अपनी मुंडी पर लट लेता है और एमसी को ऐसा करता देखकर गिडरस भी हैरान हो जाता है। और इसी के साथ जो टॉर्चर एक्सपर्ट है वो आ जाता है इसके सेल के अंदर और इसको ले जा रहा था टॉर्चर करने के लिए। और गिडरस चिल्लाते हुए बोलता है प्लीज जरा रुकिए, मुझे पता है गिराड का सीक्रेट वर्ल्ड कहाँ पर है जिसमें वो रखता है अपने सारे के सारे गोल्ड्स को। और ये सुन के एमसी बोलता है क्या एक सीक्रेट वर्ल्ड? और टॉर्चर इसको जमीन में घुसा के बोलता है चुप हो जाओ। और देख रहा होता है उसे अपनी लाला लाखों से और गिराड बता रहा होता है प्रिंस ये सब कुछ सच है, कोई ऐसा जिसने इतने सालों से फाइनेंशियल ऑफिसर का काम करा है, मैं श्योर हूँ इस सबको लेकर, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और फिर इसके मुंह पे एक लात पड़ती है और एमसी बोलता है बोलो। और हम देखते हैं लात एमसी ने मारी होती है और उससे बोलता है आखिर तुम्हें कैसे पता है सीक्रेट वर्ल्ड की लोकेशन? और गिडरस बोलता है वेल बात ऐसी है कि। और गिडरस के ना बताने से एमसी बोलता है चलो तो फिर हम शुरू करते हैं। और टॉर्चरर बोलता है हाँ ठीक है। और फिर उसकी उंगलियों को पकड़ लेता है चलो सबसे पहले स्टार्ट करते तुम्हारी एक एक उंगलियों को तोड़कर। और सुनने के बाद गिडरस बोलता है जो रुको मैं बताऊंगा सब कुछ बताऊंगा, मैंने पहले उस वोल्ट में से चोरी करने की कोशिश करी थी लेकिन मैं फेल हो गया था। और फिर एमसी बोलता है तुम वहाँ पे खुद नहीं गए थे क्यों है ना? और गिडरस बताता है मैंने सबके लिए एक चोर को पैसे दिए थे उस वोल्ट में से गोल्ड चुराने के लिए। और सुनने के बाद एमसी बोलता है इस सब के लिए तुमने एक चोर को रखा, आखिर तुमने उसे कितने पैसे दिए? और गिडरस बता रहा होता है 3। और सुनने के बाद एमसी गुस्से में बोलता है हाँ 300 गोल्ड? क्या तुम सीरियस हो? नहीं 3000। और सुन के एमसी भी हैरान हो जाता है क्या तुम कह रहे हो 3000? और फिर गिडरस मैंने बोलता है अब तो सब कुछ खत्म। और ये सब सुनने का एमसी तेज हंसने लगता है और एमसी को ऐसा हंसता देखकर जेलर मैंने बोलता है ये इतने ज्यादा गुस्से में है कि ये गुस्सा करने के बजाय हंस रहे हैं, शायद अब हमें इस बूढ़े को मार देना चाहिए, चलिए प्रिंस आके खत्म करिए इसे। और हम देखते हैं एमसी के अंदर से बहुत सारा डार्क होना निकल रहा होता है और गिडरस से बोलता है तुम कह रहे हो 3000 गोल्ड, ये पूरे आधे साल का टैक्स है सेकंड टेरिटरी का, आखिर तुम्हें इतना सारा पैसा मिला कहाँ से? तुमने ये सब घपला किया फैमिली के पैसों में से क्यों है ना? और फिर गिडरस एमसी से बोलता है मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था इस सबके अलावा, अगर उस वोल्ट की चाबी एक मैजिकल क्रिस्टल बॉल नहीं होती तो मैं उस वोल्ट में से चोरी करने में कामयाब नहीं हो पाता। और एमसी सुनिकत बोलता है एक मैजिकल सर्कल बॉल, अच्छे से बैठो और समझाओ मुझे आखिर ये सब क्या है। और गिडरस बताता है मुझे ये बताया गया था कि क्रिस्टल बॉल को डुप्लीकेट करने के लिए 2500 गोल्ड लगते हैं। और फिर मैंने बोलता है सुनने के बाद ये शायद कुछ काम की चीज है। और एमसी गिडरस से बोलता है तुम्हें स्कैम करा गया है। और ये सुन के ये बोलता है क्या स्कैम करा गया है? और एमसी बताता है इसको लेकर ये बहुत ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी है कि वो जो चोर और गिराड है वो दोनों साथ में काम कर रहे हो। और एमसी की बात सुनकर गिडरस बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैंने खुद पर्सनली कंफर्म करा है, उस वोल्ट के अंदर जाने का जो रास्ता है मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, गिराड ने उसको ओपन करने के लिए मैजिकल क्रिस्टल बॉल का यूज करा था। और फिर एमसी पूछता है कहाँ है वो वोल्ट? और गिडरस बताता है वो है गोल्डा हाईलैंड में और वहाँ उस समय मेरी आंखों में पट्टी बांध गई थी तो इसलिए मुझे पता नहीं एग्जैक्ट लोकेशन का। और फिर एमसी यूज करता सिस्टम को और चेक कर रहा होता मैप में। और मैप में चेक करने के बाद मैंने बोलता है तो इसने कहा गोल्डा हाईलैंड। और ये सबके सब देख रहे होते कंफ्यूज होकर एमसी की तरफ। और एमसी बता रहा होता है तो
ये हैगा गोल्डा हाईलैंड्स, ये खंडर वाला एरिया। इसको लेकर मेरे पास कोई ज्यादा जानकारी नहीं है, मुझे इसके बारे में और ज्यादा पता करना होगा। अगर मैं ढूंढ लूं किसी ऐसे को जो अच्छे से जानता हो गोल्डा हाईलैंड्स को। और फिर एमसी को याद आती लायला की बात। लायला ने पहले जो बताया था कि यहाँ पर एक स्पेशल फोर्स है जो बनाई गई है ऑर्फन बच्चों से जिनके पास कॉम्बैट स्किल है, और उन्हें दी जाती है बहुत ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग गोल्डा हाईलैंड के कैंप्स में। और ये सब याद करने के बाद एमसी भी हैरान हो आता है और यहाँ से जा रहा होता है। जाते वक्त जेलर से बोलता है जेलर, और जेलर बोलता है हाँ प्रिंस चलो जल्दी, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। और वो जेलर रास्ता दिखा रहा होता है एमसी को, और गिडरा जाते हुए देखता है उन लोगों को। क्या चले गए प्रिंस? और पीछे से वो बहुत चिल्ला के बोलता है प्रिंस। और एमसी यहाँ से उसको इग्नोर करके जा रहा होता है बिना उस पर ध्यान दिए, और ये लोग आ जाते हैं उस एरिया से बाहर। और एमसी मैंने बोलता है गिडरस ने चुराया 3000 गोल्ड को, और जहाँ पर जो है जेलर है इसने जरूर उस सुअर से रिश्वत ली होगी। जितना मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ मुझे और ज्यादा गुस्सा आते जा रहा है। मैं इस जेलर को ऐसे बिना कुछ करे जाने नहीं दे सकता। और एमसी इससे बोलता है जेलर सुआ, और जेलर बोलता है हाँ ये चीज अब सामने आ चुकी है कि गिडरस ने 3000 गोल्ड चुराए थे, और ऑफ कोर्स तुम्हें इसके बारे में पता नहीं था ना, क्यों? और एमसी की बात सुनने के बाद जेलर बोलता है ऑफ कोर्स मुझे ये पता नहीं था। और फिर जेलर मन में बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनको पता हो कि मैंने गिडरस से पैसे लिए हैं। और एमसी से मुड़ जाता है और बोलता है मैंने गिडरस के मुंह से सुन लिया था जब तुम वहां से कुछ समय के लिए गए थे। और ये सुन के जेलर हैरान हो जाता है क्या? और एमसी बोलता है मैं बहुत ज्यादा दयालु इंसान हूँ, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं कितना कुछ अनदेखा कर सकता हूँ। ये सच में एक बहुत बड़ी दुविधा है। और एमसी के मुंह से ये सुनने के बाद जेलर फटाक से जमीन पे आ जाता है और एमसी से माफी मांग रहा होता है। और फिर गुस्सा करके मैंने बोलता है डैम इट वो सूर कहीं का, जब मैं वहां पे नहीं था उसने मुझे भी फंसा दिया। और एमसी से बोल रहा होता है अब मैं ऐसा आगे कुछ भी नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। और फिर मुंडू उठा के देख रहा होता है चलो देखते क्या रिएक्शन है। और देखता है सामने वहां पे एमसी नहीं होता, जा चुका होता है इस जगह से। और फिर गुस्सा करते हुए बोलता है चलो जान तो बची गिडरस, अब तुम तो गए, मैं उसे अब दिखाऊंगा कि नरक क्या होता है। और यहाँ पर एमसी कुएं के पास आके छुप के देख रहा होता है उसको। और तभी एमसी के पीछे से एक जन आता है, और पीछे से किसी के आने के बाद सुनने के बाद एमसी भी हैरान हो जाता है क्या आखिर ये कौन है? और एमसी देखता है अपने पास खड़े हुए इस इंसान को, और उसकी तरफ देखकर बोलता है कौन, आखिर कौन हो तुम? और इसी के साथ हमारा लाइव एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चल मिलते हैं अगले एपिसोड में।